अम्मी, मुझे उस घर में किसी सूरत वापस नहीं जाना। मुरवान अलग घर लेगा तो ही मैं जाऊंगी। रोहा ने चंद दिन बाद साजिद मुगल की पूछने पर बबांगे दहल सारा वाक़या कह सुनाया। अम्मी, जब तक वो उन लोगों से अलग नहीं होगा वो उसकी जान नहीं छोड़ेंगे। हर बार मुझे सबके सामने जलील करता है, सबके सामने बेइज्जत करता है। मैं तो नहीं जाऊंगी अब वहां। उसने फैसला सुना दिया था। साजिद मुगल ने एक बार फिर मुरवान को बुला लिया। वो बेचारा साद की शक्ल देखकर ही शर्मिंदा सा हो गया। अंकल, मुझे नहीं पता था कि रोहा की तबीयत अचानक से। रोहा ने उसकी बात काट दी। वो सब छोड़े, मुझे अलग घर में रहना है बस। वो बोली। अलग घर इतनी जल्दी कैसे लूं? वो बेचारगी से बोला। जब आपका पैसा खा खा कर आपके भाइयों का पेट भर जाए तब ले लेना और आकर मुझे ले जाना। रोहा ने कहा। अंकल, मैं वादा करता हूं कि आइंदा किसी की तरफ से भी रोहा को कोई तकलीफ। लेकिन रोहा ने भड़क कर उसकी बात काट दी। मुझे 1.5 साल हो गया है आपके ये वादे वईद सुनते हुए। मैंने देख लिया कि आप अपने घर वालों के सामने कैसे मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। मुझे रत्ती बराबर यकीन नहीं है आपकी जुबान पर। जाए यहां से। जब अलग घर लेना अफोर्ड कर लेंगे तो आकर मुझे ले जाना। वो उठ खड़ी हुई थी। मुरवान बेबसी से सर झुकाए बैठा रह गया। मुरवान, एक मर्द की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो अपनी बीवी और माँ बाप बहन भाइयों में इंसाफ बनाकर रखे, और ये इंसाफ ही घर के सुकून की जमानत होता है। साजिद मुगल ने कहा था। वो बस चुपचाप सर झुकाकर बाहर निकल आया। मुरवान, साद उसके पीछे ही बाहर आया था। यार, मेरे ख्याल से तुम्हें अभी रोहा को थोड़ा वक्त देना चाहिए। वो कौन सा किसी सड़क किनारे बैठी है, अपने बाप के घर बैठी है। उसे यहीं रहने दो। अभी गुस्सा है उसे, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। साद उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता चला गया। मुरवान चुपचाप पलट आया। रोहा का इनकार इकरार में नहीं बदला था। वो बज़िद थी कि मुरवान उसे अलग घर लेकर दे। मुरवान ने सारी बात काशिफ मिर्जा के गोश गुजार कर दी। मुरवान, यार मुझे तो ये भी नहीं पता था कि तू इतने अरसे से जोया और निमरा का खर्चा उठा रहा है। रोहा भी शायद अपनी जगह दुरुस्त है। बीवी से भला कहाँ बर्दाश्त होता है शौहर का जेठानियों और उसके बच्चों पर खर्च करना। कभी कभार की तो खैर है, लेकिन 2 अदद कमाऊ बड़े भाइयों की फैमिलीज का खर्चा उठाना किसी की भी बीवी से बर्दाश्त नहीं होता। मेरे और फरहत के कहने सुनने पर वो शायद राबिया को तो इग्नोर कर दे, लेकिन जोया और निमरा को वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकेगी। काशिफ मिर्जा ने कहा। अब्बू, वो अलग घर लेने का कह रही है। मुरवान ने कहा तो काशिफ मिर्जा ने एक लंबी सांस भरी थी। मुरवान, मेरा जो कुछ भी है वो तुम चारों का है। मैंने पहले से ही तय कर रखा है कि ये वाला घर नौमान और फरहान के नाम कर दूंगा, और जो थोड़ी बहुत ज़मीन है उस पर तुम्हारा और राबिया का हक होगा। बस फिर इस मसले का हल यही है कि ज़मीन बेच दी जाए। राबिया अपने हिस्से का जो भी करना चाहेगी कर लेगी, और तुम अपने हिस्से से घर ले लो। काशिफ मिर्जा ने कहा। अब्बू, बंटवारा तो मेरी वजह से हुआ ना। उसने दसदीदा नज़रों से काशिफ मिर्जा की तरफ देखा था। बंटवारा होना ही होता है बेटे, और शायद कहीं ना कहीं गलती हम जैसे माँ बाप की भी होती है। हम बंटवारे से डर जाते हैं। हालांकि अलग अगर ये बंटवारा वक्त पर हो जाए तो कई घर उजड़ने से बच जाए। काशिफ मिर्जा ने कहा। मुरवान बस सर झुकाए बैठा रह गया था। अगले कुछ दिनों में काशिफ मिर्जा ने जमीन का सौदा कर दिया था। उसने मुबरा को कॉल की थी। मिरहा को नहलाकर सुला दिया था। उसने अब लंबी नींद सोना था। उसे सुलाकर वो खुद बाहर निकल आई। इफ्रा अपने और साथ के कपड़े धो रही थी। वो अपने एरिया की असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर थी। रोहा ने उसके पास बैठते हुए मुबरा को कॉल मिला ली, जो सच शुक्र के उसने रिसीव कर ली। वाह भाई, बड़ी खुशकिस्मती है मेरी कि प्रोफेसर साहिबा ने मेरी कॉल अटेंड कर ली। रोहा हंसते हुए बोली। मैं हंडिया बना रही हूँ शाम की, साथ साथ तुम्हारी कॉल सुन रही हूँ। कैसा चल रहा है सब कुछ? ज़रा ज़रा सा बेहतर हुआ तो है, वो बोली। मारपीट कम हुई कि नहीं? उसने पूछा। सिर्फ रोहा को ही उसने वलीद के जुल्म सितम के बारे में बनाया था। हाँ, जब से प्रेगनेंसी हुई है तब से हाथ तो नहीं उठाया। चलो, अल्लाह हिदायत दे, रोहा ने कहा। काफ़ी देर वहाँ मुबरा से बातें करती रही। रोहा ने भी सारी रौदात सुनाई। मुबरा ने भी थोड़ी भड़ास निकाल दी। चल ठीक है फिर, रोहा ने कॉल काटते हुए कहा। मिरहा उठ गई थी। वो उसे उठाकर बाहर ही ले आई। इफ्रा भी फारिग हो गई थी। तुम्हारी कोई बेस्ट फ्रेंड है ये? उसने पूछा। हाँ, मैट्रिक से हम दोनों साथ हैं। बीएसबी एक साथ किया था। क्या नाम है? इफ्रा ने सरसरी से पूछा। मुबरा हसीब खान। वो कंप्यूटर साइंस की लेक्चरर है। शादी से पहले तो एक दूसरे के घरों में भी आना जाना होगा तुम दोनों का।
उसने फिर पूछा था। रोहा उसके लहजे की लगावट महसूस नहीं कर सकी थी। हाँ, कभी वो आ जाती थी, कभी मैं चली जाती थी। मेरा ख्याल है इसी ने साथ की एकेडमी में पढ़ाया था ना। अब के वो असल मुद्दे पर आई थी। हाँ यार, 2-3 साल पढ़ाया है। मुबरा बहुत ज़हीन है और बहुत कामयाब। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए थे तब साथ की एकेडमी में। फिर उसकी शादी हो गई तो उसने छोड़ दिया। रोहा कहती चली गई। खुश नहीं है अपने घर। क्या बताऊं अब तुम्हें। पसंद से शादी की थी उसने। घर वाले इतने राजी नहीं थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ही जानवर निकला। इतनी मारपीट करता है कि हद नहीं। एक मिसकैरेज भी हो गया है बेचारी का। हालांकि शादी से पहले ही मोरवान और साद दोनों ने मुझे बताया था कि वलीद अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन इफ्रा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या नाम है उसका? वलीद अहमद। वो कहीं इंग्लिश तो नहीं पढ़ाता? बड़ा पर्सनालिटेड सा है, बड़ा चर्ब जबान सा। इफ्रा ने कहा। हाँ हाँ, वही है। आजकल भी किसी प्राइवेट कॉलेज में क्लासेस ले रहा है। तुम्हें पता है उसका? रोहा ने पूछा। उसने कुछ अरसा मेरे पापा के कॉलेज में भी पढ़ाया है। इकरा आपी को भी फंसा लिया था उसने। मंगनी भी हो गई थी उनकी, लेकिन हमें जल्द ही उसकी असलियत का पता चल गया था। इफ्रा कहती चली गई। अच्छा। इफ्रा यार, उसकी असलियत तो मेबरा को भी पता चल गई थी, लेकिन बस दिल के हाथों हार गई। रोहा ने कहा। दिल के हाथों तो पता नहीं कौन कौन हारा हुआ है। इफ्रा की सरगोशी वो समझ नहीं सकी थी। खुबाब को एक सेट कॉरपोरेशन में जॉब मिल गई थी। हसीब खान और आबदा ने उसका रिश्ता तो पहले से ही देख रखा था, बस उसकी नौकरी मिलने के इंतजार में थे। जैसे ही नौकरी उसे मिली, उन्होंने उसकी मंगनी का फंक्शन तय कर दिया। हसीब खान के बेतहाशा समझाने बुझाने पर आबदा उनके साथ मुबरा के ससुराल जाने पर राजी हुई थी। मुबरा की तकरीबन सभी ससुरालियों को खुबाब की मंगनी पर इनवाइट किया था। मुबरा, बच्चे तूने 3-4 दिन पहले ही आ जाना है, और खबरदार जो इस बारे में कोई बहस की तो तेरे बगैर तेरे ससुराल वाले भूखे नहीं मर जाएंगे। तेरे आने से पहले भी उनका रोटी पानी चल ही रहा था। आबदा ने तलखी से कहा। अम्मी आहिस्ता बोलें, मैं आ जाऊंगी 3-4 दिन पहले। जितनी देर वो उसके कमरे में बैठे रहे, मोबरा को यही धड़का लगा रहा कि कहीं कोई दरवाजे से कान लगाए बातें ही ना सुन रहा हो, क्योंकि ये अक्सर ही होता था। जब भी उसके मैके में से कोई आता था तो किसी न किसी तरह कमरे में होने वाली सारी बातें उसके बताने से पहले ही वलीद के कानों तक पहुंच जाती थी। बहुत अरसे बाद उसे इस बात का इदराक हुआ कि कोई न कोई बाहर खड़ा उसकी बातें सुन रहा होता था। कुछ देर बाद वो लोग कुछ भी खाए पिए बिना चले गए थे। मुबरा जानती थी कि उसे कम से कम 1-2 हफ्ते पहले वलीद की मिन्नत समाजत शुरू करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर वो उसे मैके जाने की इजाजत देगा। वलीद, मैंने 3-4 दिन पहले जाना है, ठीक है ना? सुबह शाम वो किसी विर्द की तरह उसके कानों में ये बात उंडेल रही थी। तुमने क्या करना है वहां जाकर? तुम्हारी प्यारी भाभी जान है ना वहां सब कुछ संभालने के लिए? वलीद ने कहा। वलीद, मेरी भाई की मंगनी है, मैंने 3-4 दिन पहले जाना है। मुबरा ने कहा। मंगनी से 1 दिन पहले चली जाना, बस बात खत्म। और मुबरा के हद दर्जा इसरार पर भी मंगनी से 3-4 दिन पहले उसके मैके नहीं छोड़कर आया था। नाचार हसीब खान को ही उसे कॉल करना पड़ी। दामाद जी, कुछ तो शर्म कर लो, हमारी इकलौती बेटी है वो, अब क्या मेहमानों की तरह अपने भाई के मंगनी में शामिल होगी? उन्होंने मीठे मीठे लहजे में उसे काफी बातें सुनाई थी, जिनका असर यह हुआ कि उसने बस 2 दिन पहले उसे जाने की इजाजत दे दी थी। अपने भाई से कहो तुम्हें आकर ले जाए। काफी अरसा हुआ उसने ये पैंतरा पकड़ लिया था, और हर बार की तरह खुबाब खुद ही आकर उसे लेकर गया था। वो खुद मंगनी वाले दिन सुबह तकरीबन 11 बजे बिल्कुल मेहमानों की तरह आया। कितने बजे जाना है लड़की वालों की तरफ? मुझे और भी बहुत काम है। वो मुबरा को देखते ही उस पर बरस पड़ा था। बस थोड़ी देर तक निकलते हैं। आप क्या देंगे उसे? कुछ भी नहीं, तुम दे तो रही हो। वलीद, मैं उसकी होने वाली नंद हूं और आप नंदोई, आप कुछ भी नहीं देंगे? वो जी भर के हैरान हुई थी। यार, मेरे पास है ही नहीं कुछ तो क्या दूं? वैसे भी तुम्हारे भाई की मंगनी है, जो तुम्हारा दिल करे दे दो। अच्छा, जब आपकी बहन की मंगनी थी तब तो ये उसूल मुझ पर लागू नहीं हुआ था। वो जरा गुस्से से बोली। मुझे तेवरी दिखाई तो आंखें निकाल दूंगा। वलीद उसका बाजू दबोचते हुए बोला। उसकी तेज आवाज बाहर तकरीबन सभी के कानों में पड़ी थी। इरम की मंगनी पर मैंने उससे मंगनी का जोड़ा लेकर दिया था, पैसे अलग से दिए थे, और वो पैसे जो आपकी अम्मी ने आने बहाने से मुझसे निकलवाए वो अलग हैं। और मेरी दफा आप कह रहे हैं कि तुम्हारे भाई की मंगनी है तो तुम जो चाहे करो। मुबरा ने अपना लहजा जरा सा धीमा किया था। चलो लाओ 2 पैसे, जितने देने हैं मैं दे दूंगा। वो बेशर्मी से उसके आगे हथेली फैलाते हुए बोला था।
वलीद, मारे सदमे के उससे बोला न गया। आज अगर हम्माद या इमाद में से किसी की मंगनी होती तो भी आप ऐसे ही करते, वो ताज्जुब से बोली। मेरे साथ ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। वलीद को गुस्सा आया था। वलीद, ये कहाँ लिखा है कि आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है, लेकिन मेरी इज्जत आपकी इज्जत नहीं है? मुबरा, अगर मुझे लेकर जाना है तो बता दो, अगर नहीं तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। वो खड़े होते हुए बोला और बाहर खड़े शुएब की बस हो गई। इससे पहले कि वलीद कमरे से बाहर निकलता वो कमरे में दाखिल हुआ था। सारा घर मेहमानों से भरा पड़ा है, कम से कम यहाँ तो हमारी इज्जत का कुछ ख्याल कर लो। उसने बमुश्किल अपने लहजे पर काबू पा रखा था। इतना ही तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना, तो इससे कहो अपनी बकवास बंद करे, वलीद ने कहा। वलीद, मुझे पहले ही तुझ पर बहुत कहर चढ़ा हुआ है, ये ना हो कि तू आज मेरे दांत के नीचे आ जाए, इसलिए खबरदार जो मुबरा के लिए किसी भी किस्म की कोई उल्टी सीधी बात की हो तो। शुएब 2 कदम आगे को आया था। शुएब भाई प्लीज, आप बाहर जाए, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। उसने बमुश्किल शुएब का बाजू पकड़कर दरवाजे की तरफ धकेला था। अब्बू, भाई को बाहर ले जाएं प्लीज। मुबरा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो गया था। अब्बू, ये तो कोई तरीका ना हुआ, आधे घंटे से ये शख्स मुसलसल इस पर बरसे जा रहा है, ये आखिर यहाँ आया ही क्यों है? शुएब ने हसीब खान की तरफ देखते हुए कहा। अब्बू प्लीज, मुबरा ने मुल्तजाइया लहजे में कहा। हसीब खान शुएब को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए बाहर ले गए। वलीद, मेरी बात सुने। वो कमरे का दरवाजा बंद करते हुए वलीद की तरफ मुड़ी। नहीं, तुम मेरी बात सुनो, मैं इसी वक्त यहां से जा रहा हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं यहीं खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे जाऊंगा, वलीद ने उंगली उठाते हुए कहा था। वलीद, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं? मुबरा की आंखें फट गई। तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? उसने दोबारा पूछा। मेरे भाई की मंगनी है आज। वो रोने वाली हो गई। तुम पर तलाक के 3 हुर्फ भेज कर जाऊंगा, ये याद रखना, वो इंतहाई करोफर से बोला था। वलीद, मेरी बात तो, तलाक या फिर मेरे साथ चलो। वलीद ने उसका बाजू पकड़ा। वलीद, मुबरा ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में एक आखिरी बार उसकी तरफ देखा। ठीक है, मैं वलीद अहमद अपने पूरे होशो हवास में मुबरा हसीब खान को, वलीद रुके, मैं चलती हूँ आपके साथ, प्लीज कुछ मत कहना, पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है, मेरे माँ बाप की बहुत बेइज्जती होगी, प्लीज चुप कर जाए। उसके कहते ही वलीद के लबों पर एक इस्तेहज़ाई सी मुस्कुराहट बिखर गई। मैं बाहर इंतजार कर रहा हूं। वो मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। और शायद ही उसकी खाम ख्याली थी कि इस तरह उसने अपने माँ बाप की इज्जत को बचा लिया था। हालांकि ऐसा नहीं था। वो पूरे घर के सामने अपने भाई की मंगनी का फंक्शन छोड़कर वलीद के साथ चली गई थी। मारे गुस्से के आपदा का बुरा हाल था। शुएब का तो बस नहीं चल रहा था कि वलीद को गोली मार देता। मेहमान जाने के लिए तैयार खड़े थे। जितनी बेइज्जती हो गई उतनी काफी थी। हसीब खान ने बमुश्किल शुएब को ठंडा किया। गाड़ियां आ चुकी थी। वो बस जैसे तैसे सबको लेकर लड़की वालों की तरफ निकल खड़े हुए थे। अगले दिन लड़की वालों ने आना था। मुबरा के मैके वालों में से किसी ने भी उसे कोई कॉल नहीं की। आपदा को उस पर शदीद गुस्सा था। हसीब, मैं उसे कभी कॉल नहीं करूंगी। उन्हें रह रह कर उस पर तैश चढ़ रहा था। अब्बू, मैं तो कहता हूं पुलिस लेकर जाते हैं और मुबरा को जबरदस्ती वहां से लेकर आते हैं। शुएब आतिश फिशा बना खड़ा था। शुएब भाई, कोई फायदा नहीं है। उस लड़की से कोई बैद नहीं कि वो पुलिस वालों के सामने खड़ी होकर कह दे कि मेरे बाप और भाई मुझ पर जबरदस्ती करने आए हैं, खुबाब ने कहा। खुदा जाने ये लड़की समझती क्यों नहीं है। खुदा जाने उसे उस जानवर में क्या नजर आता है। उस बेवकूफ को ये नहीं पता इस किस्म के रवैये से माँ बाप को ज्यादा तकलीफ होती है। आप रोने लग गई थी। अम्मी, आप तो चुप करें प्लीज। शुएब ने माँ को दोनों कंधों से थाम लिया। हम सिर्फ उसके लिए दुआ ही कर सकते हैं अम्मी कि अल्लाह उसे हिदायत दे, बस और कुछ नहीं कर सकते। सारा घर परेशान हुआ पड़ा था। मरवान ने नए घर की तलाश शुरू कर दी थी। अगर वो प्लॉट लेकर तामीर शुरू करवाता तो उसमें काफी ज्यादा वक्त लग जाता। इसीलिए काशिफ मिर्जा ने भी उसे यही मशवरा दिया कि वो कोई अच्छा बना हुआ छोटा मोटा घर देख ले, और वो पूरी तरह उस काम में सरगर्म था। रोहा से वो कई बार माफी मांग चुका था, लेकिन रोहा के पास उसकी हर माफी का बस एक ही जवाब था, अलग घर लेकर दे। दूसरी तरफ निम्रा और जोया के पैरों में खारिश होने लगी थी। अभी तो सिर्फ प्लॉट की पेमेंट अदा हुई थी, अभी तो उस प्लॉट पर घर तामीर करना था। फरहान और जोया, नौमान और निम्रा, उन चारों का यही प्लान था कि फरहान और नौमान उस प्लॉट पर घर तामीर करवाएंगे और इतने अरसे में वो मरवान से कहकर जैसे तैसे घर का निजाम चलवाते रहेंगे। लेकिन यहाँ तो गेम ही उल्टी हो गई थी।
अगर मोरवान रोहा को लेकर अलग हो जाता तो उन दोनों का खर्चा कौन उठाता? फिर तो इस्लामाबाद जैसे शहर में रहने का ख्वाब बस एक ख्वाब ही रह जाता। सो दोनों ने मोरवान के अलग हो जाने पर 100 रखड़े डालने की कोशिशें की। हम वक्त वो दोनों राबिया और फरहत के कान भरती रहती थी। तुम देख लेना राबिया, एक दफा रोहा मोरवान को लेकर अलग हो गई फिर तो उसकी शक्ल भी नजर नहीं आया करेगी तुम्हें। तुम देख लेना, वो उसे यहाँ आने ही नहीं दिया करेगी। सुबह शाम वो राबिया के कानों में यही जहर उंडेलती रहती थी। आंटी जी, मोरवान तो गया आपके हाथों से, अब नहीं रोहा उसे यहाँ आने देती। फरहत के सामने भी ड्रामे जारी रहते। मोरवान तो अब मेहमान बन गया है, पता नहीं हमारा क्या बनेगा। हम चलो, हमारा तो रब भी वारिस है। उन दोनों के ड्रामे मोरवान के सामने भी जारी रहते थे, लेकिन इस बार वो रोहा को पिघला नहीं सका था। उसे साजिद मुगल के घर बैठे 2.5 माह होने को आए थे और उस 2.5 माह में अलग घर का मुतालबा जूं का तू था। मुबरा एक बार फिर उम्मीद से थी। उसने घर वालों को नहीं बताया, लेकिन हिना की छोटी बहन ने उसे और उसकी सास को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में देख लिया था। उसने झट से हिना को कॉल कर दी और हिना ने अगले ही लम्हे मोबरा को कॉल खड़का दी थी। आपदा ने उसके वो लत्ते लिए कि हद नहीं। अब तू माँ से नाराज होकर बैठी है ना? सारे रिश्तेदारों के सामने हमें 2 कौड़ी का करके चली गई और मुंह भी खुद ही बनाया हुआ है। कॉल करके नहीं बता सकती थी हम दुश्मन हैं तेरे? वो कहती चली गई। कभी उन्हें गुस्सा आ जाता और कभी रोने लगती। अम्मी ऐसे तो ना करें, मैंने तो बस इसलिए कॉल नहीं की कि आप मुझसे बात करेंगी या नहीं, वो धीमे लहजे में बोली थी। मुबरा, मैं माँ हूं, तू चाहे मुझे कत्ल ही क्यों ना कर दे, फिर भी मेरी बेटी ही रहेगी, वो बोली। मुबरा बस चुप कर गई। उन्होंने उसे 100 दुआएं देती हुई कॉल काटी थी। कुछ ही दिनों बाद हसीब खान को फिर से किसी की जबानी उसके रिक्शे में धक्के खाने के बारे में पता चला। उन्होंने मजीद छानबीन करवाई तो पता चला कि वलीद ड्यूटी देने से कब का आजाद हो चुका था और अब भी वो सुबह शाम रिक्शों पर ही धक्के खाती थी। इस मर्तबा आपदा से ज्यादा गुस्सा हसीब खान को आया था। वो आपदा को लेकर एक शाम उसके ससुराल पहुंच गए। उसने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। ये किस वक्त कपड़े धो रही है? आपदा ने उसे गले लगाते हुए पूछा। अम्मी, सुबह कॉलेज जाना होता है, इसलिए शाम को लगाती हूँ। तो कल इतवार था, कल लगा लेती। ढेरों ढेर तो इस्त्री करने होते हैं, मैं थक जाती हूँ फिर। वो सर झुकाकर बोली और उन्हें अंदर ले आई। वलीद भी घर पर ही था। उन दोनों ने उसे बुलाने की जहमत भी नहीं की थी। मुबरा, बच्चे मेरी बात सुन, मैंने शुएब से कह दिया है वो वीकेंड पर घर आता है, सो बस से आ जाया करेगा। मैंने उसे कहा है कि गाड़ी घर पर ही छोड़ दे। मैं रोजाना खुद तुझे कॉलेज छोड़कर आया करूंगा और वहीं रुका करूंगा और वापसी पर लेकर भी आया करूंगा, ठीक है? वो उसके सर पर हाथ रखते हुए बोले। लेकिन अब्बू, आप वहां क्या क्या करेंगे? मुबरा ने कहा। तुझे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, काफी दोस्त हैं वहां मेरे, किसी न किसी के चैम्बर में बैठ जाया करूंगा। मुबरा, बच्चा, ये शुरू के 3-4 महीने जरा ज्यादा मुश्किल होते हैं। एक दफा थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर खतरा जरा कम हो जाता है। 3-4 महीने तुझे तेरे अब्बू छोड़ आया करेंगे और ले भी आया करेंगे, आपदा ने कहा। पता नहीं वलीद मानेंगे या नहीं, मुबरा ने धीरे से कहा। लंबी सांस भरते हुए हसीब खान ने उसके सास और ससुर को बुला लिया और उनके दिमाग में अच्छी तरह ये बात बिठा दी कि वो खुद ही अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा लेंगे। उनके जाने के बाद वलीद गरजा तो बहुत था, लेकिन शमीम ने उसे अपनी बातों से राम कर लिया था। चुप कर जा, बच्चा चाहिए कि नहीं तुझे? अगर उसका बाप उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है तो तुझे क्या तकलीफ है? शादी को साल होने को आया है और अभी तक बेऔलाद है तू। शमीम के पास उसे राम करने के लिए हर पता मौजूद था। वो बस उसे घूरते हुए खामोश हो गया था। वलीद का रवैया कुछ तब्दील हुआ था। वो अब पहले की तरह उसे हर बात पर काट खाने को नहीं दौड़ता था। पैसों की डिमांड भी जरा कम हो गई थी। हसीब खान रोजाना सुबह उसे कॉलेज छोड़ देते थे और वापसी पर साथ ही लेकर आते थे। इमाद को ट्रायल देने के लिए लाहौर बुला लिया गया था। वो क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए तगोदौ कर रहा था। हमाद के वही काम थे। हम अब वक्त किसी न किसी लीडर या सियासतदान के पीछे ख्वार होने वाला। शमीम ने अनम का रिश्ता देखने के लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। वो उन दोनों की शादी एक साथ करना चाहती थी। वो भी एक ऐसा ही दिन था। मुबरा कॉलेज से वापस आई तो शमीम और उसका ससुर कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इरम ने उसके लिए बड़ा जबरदस्त लिबास निकाला हुआ था। ससुर भी सफेद लट्ठे का सूट पहने खड़ा था। कहीं जा रही हैं आंटी? हाँ, वो अनम के लिए लड़का देखने जा रहे हैं, शमीम जल्दी से बोली थी। वो सर हिलाते हुए अंदर आ गई।
कमरे में दाखिल होते ही खुशबुओं का एक तूफान उसकी सांसों से टकराया था। वलीद शीशे के सामने खड़ा था। ग्रे कलर के 3 पीस में मलबूस, जेल से बाल सेट किए, ब्लैक जूता पहने, हर किस्म का मेकअप किए वो कफलिंग्स लगा रहा था। आप भी कहीं जा रहे हैं? वो बैग सोफे पर उछालते हुए बोली। हाँ, वो मुख्तसरन बोला। मोबरा ने चादर उतारते हुए उसकी तरफ देखा। वो बेहद दिलकश लग रहा था। मोबरा ने उसके गिर्द दोनों बाजुओं से हिसार बनाया। बड़े प्यारे लग रहे हैं, नजर ही ना लग जाए, वो मुस्कुराते हुए बोली। तुम ही ना लगा देना, वलीद ने उसे घूरा। मेरी नजर नहीं लगती आपको कभी भी? हटो यार, देर हो रही है, वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। ना हटूं तो? मुझे जरा वापस आ लेने दो, फिर तुम कह रही होगी कि हटे, और मैं नहीं हटूंगा। वो कहते हुए उसके दोनों बाजू हटाकर बाहर निकल गया। रात गए वो तीनों वापस आए। मुब्रा ने गौर न किया कि इस बार वहां से वापस आकर उन तीनों ने कोई डिस्कशन नहीं की। अनम ने भी हमेशा की तरह कुरेद कुरेद कर कुछ नहीं पूछा था। रात को वो वलीद के पहलू में आकर लेटी तो वो उस पर झुकाया। वलीद, दूर हट जाए, वो उसे मुस्कुराती नजरों से देख रही थी। मैं हट भी जाऊंगा। मुरवान ने अलग घर ले लिया था। उसकी बेटी मेरहा 4 माह की हो चुकी थी। उस दिन उसने रोहा का सारा सामान शिफ्ट किया था। चलकर सेट करवा लो जैसे करवाना है। वो रोहा को साथ ले गया था। उसने सारा सामान सेट करवाया। मुरवान ने बेडरूम में एसी भी लगवा दिया था। गर्मियों में उसकी फूल सी बच्ची उबल ही जाती थी। सारा सिस्टम सेट करवाकर वो उसे लेने आ गया था। फरहत और काशिफ मिर्जा को भी वो साथ लेकर आया था। चले साजिद साहब, अब तो रोहा बेटी की ख्वाहिश पूरी हो गई है, अब उसे उसके घर भेज दे, काशिफ मिर्जा ने कहा। अलबत्ता फरहत खामोशी रही। खुदा करे इन दोनों का घर सलामत रहे मिर्जा साहब। साजिद मुगल ने ज्यादा बहस न करना ही मुनासिब समझा था। मरवान उसी शाम रोहा और मिरहा को अपने साथ ले गया था। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे बिना 4 माह जैसे गुजारे हैं, ये मैं जानता हूं या मेरा खुदा। वो उस रात सही मुआयने में रोहा के लिए झेलना मुश्किल हो गया था। रोहा का वजूद उसके होश उड़ा देने के लिए ही काफी था। वो भी एक ऐसा ही दिन था। हसीब खान मुबरा को उसके ससुराल उतार कर घर वापस चले गए थे। उन्हें उसकी ड्यूटी निभाते मुसलसल 4 महीने हो गए थे। वलीद रात को काफी देर से घर आया। अब वो अक्सर ही रात को देर से घर आने लगा था। मुबरा के पूछने पर उसने बस इतना बताया कि वो उसी कॉलेज में पार्ट टाइम बीएस की क्लासेस भी लेने लगा है, सो आते आते देर हो जाती है। वलीद, खाना लेकर आऊं? उसने पूछा। नहीं, रहने दो, मैं खा कर आया हूं, वो अपना कोट उतारते हुए बोला था। वलीद, आपसे एक बात कहूं, मानेंगे? उसने बड़े पुरसोच अंदाज में अपनी बात का आगाज किया था। हाँ कहो, वैसे तुम्हारी अक्सर बातें मानने वाली तो नहीं होती हैं, वो जूते उतारते हुए बोला। वलीद, अब्बू को मेरी ड्यूटी देते 4 महीने हो गए हैं, और वैसे भी अब शुएब भाई की ड्यूटी कसूर लग गई है। मैं कह रही थी कि अगर मैं और आप कॉलेज की रेजिडेंसी में शिफ्ट हो जाते तो। उसने अटकते हुए अपनी बात मुकम्मल की थी। शादी के बाद गुजरने वाले इस तमाम अरसे में जो कि ससुराल में गुजरा था, वो अपना सारा एतमाद बुरी तरह खो चुकी थी। बात करते हुए झिझक जाती थी, अपनी बात को सही तरीके से कह नहीं पाती थी, और इसका सारा क्रेडिट वलीद अहमद को जाता था। अव्वल तो वो पूरी बात सुनता ही नहीं था, और अगर कहीं किस्मत से सुन भी लेता था तो उसके बाद 2 ही जवाब होते थे। दोबारा बकवास न करना, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, और अगर कहीं वो ज्यादा इसरार करती तो हाथ उठाना तो उसके बाएं हाथ का खेल था। कॉलेज रेजिडेंसी? अपना घर छोड़कर इतनी दूर कॉलेज रेजिडेंसी में शिफ्ट हो जाओ, तुम्हें मैं पागल लगता हूं? वलीद ने उसे घूरते हुए कहा। वलीद, डॉक्टर कह रही थी कि प्रेगनेंसी इस बार भी बहुत कमजोर है। अब क्या अब्बू हमेशा मेरी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे? और वैसे भी रेजिडेंसी नई बनी है, अगर हम दोनों वहां शिफ्ट हो जाएं तो उसमें मुजायका तो नहीं है। मुबरा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यानी मैं रोजाना वहां इतनी दूर आया करूंगा? वलीद तड़क पड़ा। आप वीकेंड पर आ जाया करना, उसने एक नई राह निकाली। मुबरा, तुम्हारा बाप अगर तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहा है तो तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। माँ बाप सारी उम्र बेटियों का साथ देते हैं। जहाँ उन्होंने 4 महीने तुम्हें छोड़ा, वहां आगे भी छोड़ दिया करेंगे। खबरदार जो आइंदा इस किस्म की बकवास दोबारा की तो मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। वो उसे बुरी तरह झिड़कते हुए वॉशरूम में चला गया।
कुछ देर बाद उसका सेल बजने लगा। शादी के बाद से लेकर अब तक मोबरा की जुर्रत नहीं थी कि उसके बजते हुए सेल को उठाकर देख लेती। वो उसके हाथों में अपना सेल देखकर ही आग बगोला हो जाता था। वलीद, आपका फोन बज रहा है, ऊंची आवाज में कहते हुए कंबल तान कर लेटने लगी थी जब उसकी नजर वलीद के मोबाइल पर पड़ी। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नाम उसे किसी लड़की का लगा था, लेकिन इससे पहले कि वो जरा सा आगे होकर नाम पढ़ती, वलीद वॉशरूम से निकल आया। एक नजर मोबाइल स्क्रीन को देखकर वो कॉल रिसीव करते हुए कमरे से बाहर निकल गया था। रोहा ने सोचा कि अलग घर लेकर वो अपने और मुरवान के दरमियान अपने ससुराली रिश्तेदारों की मुदाखलत को जरा कम कर लेगी। उसने यही सोचा कि अलग घर लेने के बाद शायद मुरवान का एहसास जिम्मेदारी थोड़ा सा बढ़ जाए, और अब तो उसकी एक बेटी भी थी। लेकिन ये सिर्फ उसकी खाम ख्याली थी। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे साथ मुत्तफिक ना हों, लेकिन एक कड़वी सच्चाई है कि बीवी की जिद पर शौहर का उसे अलग घर लेकर देना हमेशा एक आसूदा रिश्ते की जमानत नहीं होता। ये सिर्फ उस बीवी की खाम ख्याली ही होती है, अपने शौहर को ससुराल नाम के चुंगल से बचा लाई है। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो घर जिसे ससुराल का नाम दिया जाता है, वहां उस शौहर की माँ होती है, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, जान से प्यारे भतीजे भतीजियां होती हैं। वो भला उस घर को कैसे छोड़ दे? नहीं छोड़ पाता। और शौहर भी जब मुरवान जैसा इंसान हो, जिसने सारी उम्र घर वालों के सामने सिर्फ सर ही झुकाया हो, जिसने कभी अपने माँ बाप या बहन भाइयों को किसी भी बात से इनकार न किया हो, जिसे बोलना ही ना आता हो। रोहा के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब तक वो ससुराल में थी तब तक कम से कम सब कुछ उसकी नजरों के सामने होता था, लेकिन अलग घर में शिफ्ट हो जाने के बाद कोई खैर खबर नहीं होती थी। मुरवान कॉलेज से 12:30 के करीब फारिग होता था, और जब तक वो ससुराल में रही वो तकरीबन 1 बजे घर वापस आकर दो ढाई घंटे बाद अकेडमी जाया करता था। लेकिन अलग घर में शिफ्ट हो जाने के बाद असल शामत तो मुरवान की आई। एक कॉल उसे रोहा की आती तो अगली ही कॉल उसे राबिया की आ जाती। एक कॉल उसे रोहा की आती तो अगली ही कॉल उसे फरहत की आ जाती। रोहा उसे अपनी तरफ खींचती थी और उसके घर वाले उसे अपनी तरफ खींचते थे। उसकी जिंदगी पहले से सहल तो क्या होती, पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। और अलग घर लेने के बाद उन दोनों मियाँ बीवी की पहली लड़ाई इसी बात पर हुई थी। रोहा ने उसे कॉल करके कॉलेज के बाद घर आने का बोला था। उसे मेरहा को इंजेक्शन लगवाने के लिए लेकर जाना था। कुछ ही देर बाद उसे फरहत की कॉल आ गई। राबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, सो उसे भी अस्पताल लेकर जाना था। उसके जहन से रोहा की कॉल यकसर महव हो गई। वो फरहत और राबिया को लेकर अस्पताल चला गया और वहां वक्त ज्यादा लगने की वजह से वापस घर न जा सका। डायरेक्ट एकेडमी चला गया। शाम 6 बजे वो घर वापस आया था। 4 मरतबा कॉल की थी। कहाँ थे आप? रोहा ने पूछा। यार, वो राबिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे अस्पताल लेकर गया था। मुरवान ने सच बोलना ही मुनासिब समझा और सच बोलकर उसे इदराक हुआ कि उसे ये सच नहीं बोलना चाहिए था। रोहा सॉरी, वो उस पर अच्छा ही बरसी थी। सॉरी यार, मेरे जहन से निकल गया, वो परेशान था। मुरवान, मैं ये नहीं कह रही कि आप राबिया को अस्पताल ना लेकर जाते, बस ये कह रही हूं कि अगर आपके पास वक्त नहीं था तो कम से कम मुझे कोई जवाब तो देते, हाँ या ना। मुसलसल आपको कॉल करते रही और आपने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुरवान, अब यही हुआ करेगा क्या? वो कहती चली गई थी। और उस रात मुरवान ने एक नई चीज सीखी, वो चीज जो मियाँ बीवी के आपस के रिश्ते में दरारें डालती चली जाती है, और वो है झूठ। एक शौहर बीवी से झूठ कब बोलता है? उस वक्त जब वो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाह रहा होता, या उस वक्त जब वो अपनी बीवी से कुछ छुपा रहा होता है। अब आगे चलकर वजह जो भी बनती, लेकिन मुरवान ने उस रात रोहा से हमेशा सच न बोलने का अहद तो कर ही लिया था। वली दूसरा घर आया तो जैसे कमाल ही हो गया। वो आते हुए मुबरा के लिए पिज्जा लेकर आया था। वो और बात थी कि उस पिज्जे में से बस 2 लुकमे ही उसे मिले, लेकिन नाम हो गया कि वो पिज्जा मुबरा के लिए आया है। और मुबरा बेचारी बस ये सोच सोच कर हलकान हो रही थी कि आखिर इस मेहरबानी की वजह क्या थी। इतने महीनों में वलीद ने कभी उस पर इतनी मेहरबानी करने का नहीं सोचा था। वलीद, सब खैर तो है ना? वो बार बार यही पूछ रही थी। क्या यार, आइंदा कुछ नहीं लाऊंगा तुम्हारे लिए। वो तंग आ गया। वलीद, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत जल्द आप कोई फरमाइश दागने वाले हैं? बड़ी सी फरमाइश? वो मुसलसल उसे खोज रही थी। चुपचाप पिज्जा खाओ। वलीद ने मुस्कुराते हुए उसे आंख से इशारा किया। मुबरा बस नफी में सर हिलाते हुए उसे देखती चली गई थी।
अभी 3-4 दिन ही गुजरे थे जब उन दोनों की एनिवर्सरी करीब आ गई। मुबरा को याद तो था, उसने वलीद के लिए गिफ्ट भी खरीदा, लेकिन उसे कतन अंदाजा नहीं था कि वलीद को भी याद होगा। और वलीद अहमद ने उसे न सिर्फ एक इंतहाई महंगे सूट से नवाजा, बल्कि उसे डिनर करवाने भी ले गया। मुबरा वलीद अहमद तो बेहद बेहोश होने के करीब थी। वलीद, सच में ये मेरे लिए? शादी के 1 साल बाद भी वलीद ने उसे सूट तो दरकिनार कभी एक टॉफी तक से नहीं नवाजा था, और अब गिफ्ट, पिज्जा, डिनर। वलीद, कुर्बानी के बकरे को ज़िबा करने से पहले इतना प्रोटोकॉल देते हैं जितना आजकल आप मुझे दे रहे हैं। वो अंदर से परेशान हो रही थी। मुबरा, यार मैं भी इंसान हूँ, बीवी हो तुम मेरी, खुद ही तो कहती हो कि मुझे सुधार कर रहोगी। अब सुधर रहा हूँ तो यकीन भी नहीं आ रहा तुम्हें। बस क्या करूँ, ऐसे ऐसे रूप देख चुकी हूँ आपके कि अब यकीन मुश्किल से ही आता है, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। अगले दिन हिना की कॉल आई तो वो काफ़ी खुश थी। शुक्र खुदा का, तुम्हें भी हंसते सुना लड़की। भाभी, मैं कहती थी ना कि वलीद एक ना एक दिन सुधर जाएगा। वो सुधर रहा है भाभी, अब तो ख्याल भी रखने लगा है मेरा, वो कहती चली गई। बड़ी बात है, शायद बच्चे की वजह से, हिना ने कहा। आप देख लेना, अपने बच्चे के इस दुनिया में आने के बाद वो मजीद सुधर जाएगा। मुबरा बेहद पुरुमीद थी, और वो शायद वाकई बदल रहा था। आए रोज की गालम गलोच और मारपीट जरा कम हो गई थी। बात भी इंसानों की तरह करने लगा था। वो भी एक ऐसी ही रात थी जब वो अपने बैग से एक लिफाफा निकालते हुए उसके पास आ बैठा। मुबरा, यार ये जरा साइन तो करो, वो बोला। क्या है ये? गाड़ी निकलवा रहा हूँ। सच में? हाँ, यार जरूरत पड़ती है गाड़ी की। वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। लेकिन आपके गाड़ी निकलवाने के लिए मेरे साइन क्यों जरूरी है? वो अजनबी से बोला। मुबरा यार, तुम्हारी सैलरी पर लीज होगी ना, अब मैं कौन सा तुम्हारी तरह 70-80 हजार कमाता हूं। उसने बम फोड़ा था। देखा, मैंने कहा था ना कि आप मुझे ऐसे ही इतना प्रोटोकॉल नहीं दे रहे, जरूर कोई बात है। मुबरा ने तासुब से उसकी तरफ देखा। मुबरा, बात को गलत ना समझो, चीज भी तो तुम्हारी ही बनेगी, तुम्हारे नाम पर होगी, बस हर महीने किस्त जाया करेगी। वो उसे धीमा धीमा समझाता रहा। वरीद, मेरी सैलरी कौन सा कानून का खजाना है, पहले ही 100 खर्चे हैं, ऊपर से बच्चा आने वाला है, मजीद खर्चे बढ़ जाएंगे। गाड़ी जरा झुक कर ले लेते। यार हो जाएगा सब कुछ, सैलरी बढ़ेगी ना तुम्हारी। मुबरा ने हत्तुल इम्कान उससे बहस करने की कोशिश की, लेकिन उस लम्हे वलीद के सर पर गाड़ी सवार थी। वो उसका हर नुक्ता रद्द करता चला गया। वलीद, डाउन पेमेंट कैसे करेंगे? उसका बंदोबस्त कर लिया है मैंने, तुम साइन करो बस। शशोपंच किसी कैफियत में उसने साइन कर दिए थे। उस दिन वो कॉलेज से वापस आई तो सास और तीनों नंदे बीच शहर में कपड़े बिखराए बैठी थी। कहीं जाने लगे हैं सब? उसने अंदर आते हुए पूछा। वो चारों उसे देखकर जज्बत सी हो गई। जाना कहाँ है? मैं इन्हें कह रही थी कि रेशमी कपड़े निकाल लो, अब इरम का ब्याह भी तो आएगा। अनम का साथ नहीं करना? करेंगे, रिश्ता तो मिल जाए। शमीम ने नामहसूस से अंदाज में सब कुछ समेट दिया था। कुछ दिनों बाद फिर ऐसा ही हुआ। वो कॉलेज जाने के लिए निकली तो वलीद अपने माँ बाप के कमरे में घुसा हुआ था। वो जैसे ही कमरे के आगे से गुजरी तो वो तीनों चुप से हो गए। वो बस मुबहम से उन्हें देखती बाहर चली गई। फिर अक्सर ही ऐसा होने लगा। उसे महसूस होने लगा कि वो सब उससे कुछ छुपाने लगे हैं, उससे देखते ही खामोश हो जाते हैं। 1-2 बार उसने वलीद से पूछा, लेकिन वो टाल गया। इन दिनों उन घर वालों की भी फरमाइशें उससे कम हो गई थीं। अब पहले की तरह उस पर नुक्ताचीनियां भी नहीं होती थीं। अक्सर ही उन सब का डोला कहीं न कहीं जाने के लिए तैयार होता था। अभी अनम का रिश्ता हुआ नहीं था, लेकिन वो सब ऐसे शॉपिंग करने लगे थे जैसे कल उसकी शादी हो, और ये सब देख देख कर मुबरा को अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। उस दिन रोहा और मुरवान डिनर करने आए थे। उसकी बच्ची 7 माह की हो गई थी। वो उसे भी तैयार करके साथ ही ले आई थी। पिछले 1-2 महीनों से उन दोनों के बीच भी तनाव किसी कैफियत ही चल रही थी। रोहा अलग घर लेकर भी मुतमईन नहीं थी। वो आखिर को एक औरत थी। मुरवान के तौर अतवार से ही समझ जाती थी कि रोज उसके खिलाफ भड़काया जाता था। मुरवान का लबो लहजा उसके साथ तब्दील होने लगा था। अब वो उसकी बातें सुनकर झुल्ला उठता था, चीख उठता था, अक्सर ही बदमज़गी होने लगी थी। रोहा की बर्दाश्त तो पहले ही कम थी, मुरवान के मुसलसल बदलते रवैये से मजीद कम होने लगी। वो गला फाड़ कर चीख पड़ती थी और लड़ाई हो जाती थी। अब भी एक दूसरे को मना कर ही घर से निकले थे। मुरवान ने ऑर्डर देकर मिरहा के साथ खेलना शुरू कर दिया।
तभी रोहा को वलीद अहमद नजर आया था। वो उनसे एक दो टेबल्स छोड़कर बैठा हुआ था। वलीद का चेहरा ऐन उसके सामने था, जबकि उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी। खुले हुए बालों की लिबरल सा ड्रेस पहने वो लड़की जाहिर ही मुबरा तो नहीं हो सकती थी, लेकिन रोहा के दिमाग में उस लम्हे सिर्फ ये था कि वलीद मुबरा के अलावा और भला किसके साथ यहाँ आ सकता है। मुरवान, वो देखिए मुबरा और वलीद, मैं मिलकर आती हूँ उसे। और उससे पहले कि मुरवान उसे रोकता, रोहा अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। लेकिन इससे पहले कि वो वलीद की टेबल तक पहुंचती, वो लड़की वेटर को बुलाने के लिए मुड़ी थी। रोहा एकदम ही ठिठक गई। वो मुबरा नहीं थी, वो तो कोई और ही थी। वो उसी लम्हे पलट आई। अब आ भी गई? मुरवान ने उसे घूरा। मुरवान, वो मुबरा नहीं है। रोहा के लहजे में सदमा ही सदमा था। मतलब? वो भी ठटका। वो कोई और है। वलीद किसे साथ लाया है डिनर के लिए? उसे हॉल होने लगे। मुरवान ने भी पुरसोच से अंदाज में वलीद की टेबल की तरफ देखा था। रोहा कोकब और साजिद मुगल से मिलने आई थी। मुरवान बस कुछ देर ही बैठा। मैं शाम को ले जाऊंगा। वो उसे मुबहम से इशारा करते हुए वापस चला गया था। दोपहर तक इफ्रा और साद भी वापस आ गए। कोकब ने उसके लिए खाना बनाया था। लड़की, कुछ शर्म कर लो। रोज रोज यहाँ आकर बूढ़ी माँ से खाने बनवा बनवा कर खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? साद ने उसे गले लगाया था। तुम भी तो रोज खाते हो बूढ़ी माँ के हाथ का खाना, तुम्हें शर्म आती है? रोहा ने उसे लिताड़ा था। इफ्रा ने कोकब के साथ मिलकर खाना लगाया। दरअसल सास और बहू का मसला खड़ा हो ही ना अगर वो दोनों एक दूसरे के मसाइल समझ जाए। अगर बहू नौकरी करती है तो सास उसकी अदम मौजूदगी में सरबराह बनी रहे, और जब बहू आ जाए तो वो सास को कुछ अरसे के लिए आराम दे दे। सुबह का नाश्ता कोकब और इफ्रा मिलकर बनाती थी। कोकब अपना और बस साजिद मुगल का बना लेती, इफ्रा अपना और साद का बना लेती। दोपहर का खाना कोकब बनाती थी। रात का सारा काम इफ्रा के जिम्मे था। सफाई और बर्तनों के लिए रोहा की शादी के बाद से ही साद ने एक काम वाली अरेंज की हुई थी। अम्मी, एक बात बताऊं आपको? परसों मैंने मुबरा के मियाँ को देखा एक होटल में। मैं और मुरवान डिनर करने गए थे। रोहा को अचानक ही याद आया। इफ्रा का मुंह में जाता निवाला एकदम ही सुस्त हुआ था। मुझे लगा मुबरा को लेकर आया है साथ, लेकिन वो तो कोई और ही थी। बड़ी मॉडर्न सी, बड़ी फ्रैंक थी उसके साथ। रोहा ने कहा। साथ तुम्हें तो पता होगा ना? वो साथ की तरफ मुड़ी। हाँ, एक दो बार देखा है मैंने भी, वो सरसरी सा बोला। मतलब वो अफेयर चला रहा है? रोहा चौंक गई। कह सकते हैं ढका छुपा अफेयर, साद ने कहा। कौन है वो लड़की? पता नहीं, उसे बता दूं? रहने दो, तुम्हें कंफर्म है क्या? साद ने उसे घुरका। वैसे शौहर अफेयर चलाए और बीवी को पता न चले, ऐसा मुमकिन तो नहीं होता। शायद उसे पता ही हो, इफ्रा ने हौले से कहा था। अच्छा, तुम्हें भी पता चल गया मेरे अफेयर का? साद एकदम बड़े सीरियस अंदाज में उसकी तरफ मुड़ा। पहले दिन से, वो दो बदो बोली थी। साद, फजूल न बोला कर। कोकब ने उसे घुरका तो वे इफ्रा की तरफ देखकर हंसता चला गया, जबकि उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। देख रोहा, बेशक वो तेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन अभी कौन सा तुझे भी पक्का पता है कि वो कौन है? रहने दे उसे बताने को, कोकब ने स्वभाव से कहा था। रोहा चुप कर गई, लेकिन उसका दिल मुतमईन नहीं था। सो कुछ दिनों बाद उसने मुबरा को कॉल कर ही ली। अब कैसा रवैया है वलीद का? रोहा के पूछते हुए वो तो यूं शुरू हुई कि रोहा बस खामोश रह गई। मुबरा की हर बात अल्लाह का शुक्र है से शुरू हो अल्लाह का शुक्र है पर खत्म हो रही थी। वो बस सुनती चली गई और फिर कुछ देर बाद कॉल काट दी। बकौल मुबरा के वलीद सुधर रहा था, बेहतर हो रहा था, तो फिर भला वो खामखा उसके दिल में शक का कीड़ा क्यों डालती? उसने मुबरा को कुछ न बताया। वो उस दिन अपने कमरे की सफाई कर रही थी जब उसने वलीद की अलमारी भी खोल ली। उसने दरवाज़ा खुलते ही उल्टी कर दी। बेतरतीब ठूंसे हुए कागज़ बाहर गिर पड़े। वो वहीं फर्श पर बैठकर उन्हें इकट्ठा करने लगी, तरतीब देने लगी। दफतन उसके हाथ एक रसीद लगी थी। वो बैंक की रसीद थी। उसे पढ़ते ही मुबरा ठिठक गई। उस रसीद के हिसाब से उसके मैके वाले जेवर की लीज मुकम्मल हो गई थी और वो बैंक ने छोड़ दिया था। जेवर छूट गया, वो भी 2 माह पहले। वो हैरान परेशान बैठी रह गई। वलीद ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने सोचा और फिर सारे कागज खंगाल डाले। उसका अंदाजा दुरुस्त था। वलीद ने उसका वो जेवर बेच दिया था। 7,90,000 रसीद उसके हाथ में थी। वो दम बखुद बैठी रह गई।
वलीद ने उसका जेवर बेचकर गाड़ी की डाउन पेमेंट अदा की थी। उसकी आंखें आंसुओं से लबालब भर गईं। वो जो समझ रही थी सब ठीक हो गया, कुछ भी ठीक नहीं था। उसे सब समझ आ गया था। वलीद अहमद कभी नहीं सुधर सकता था। तभी उसे बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। वलीद को आज गाड़ी मिल जानी थी। भाभी, गाड़ी आ गई, उससे अनम ने आवाज दी थी। वो खड़ी भी ना हो सकी। रह रह कर रोना आ रहा था। बमुश्किल अपने वजूद को संभालती वो बाहर निकल आई। सभी गाड़ी के गिर्द जमा थे। प्रोफेसर साहिबा, तुम्हारी गाड़ी आ गई, वलीद उसे देखकर हंसते हुए कहा था। इसकी डाउन पेमेंट कहां से की? उसने इंतहाई सर्द आवाज में पूछा। वलीद की मुस्कुराहट की अक्सर गायब हो गई। मुब्रा, मुझसे बकवास न करना। उसने उंगली उठाई थी। मैं बकवास ही तो करती हूँ। 1 साल से मैं बकवास ही तो कर रही हूँ। झूठ क्यों बोला मुझसे? वो चीख पड़ी और वलीद का हाथ उठ गया। मेरा जेवर क्यों बेचा? वो दोबारा खड़ी हुई थी। मेरी मर्जी, अब बताओ, वलीद ने क्रोफर्ड से कहा। मुब्रा, अगर उसने बेच भी दिया तो गाड़ी भी तो तेरी ही है, शमीम ने कहा। मुब्रा साकित खड़ी रह गई। आंटी, आपको भी पता था? वो मारे सदमे के शशदर रह गई। आप सबको पता था, है ना? यही बातें करते थे ना आप मेरे पीठ पीछे? वो जोर से बोली और वलीद की तरफ आई। मुझे मेरा जेवर वापस चाहिए, अभी, उसने उंगली उठाकर कहा था। चलो तुम्हें दूं तुम्हारा जेवर, वलीद ने उसे धक्का दिया था। वलीद, छड़ दे, बच्चे को कुछ हो जाएगा। पहली बार शमीम उसे बचाने को आई थी। अम्मी, इसकी बकवास बंद करवा ले। मुझे क्यों नहीं बताया? साइन भी तो करवाए ही थे ना, तो ये भी बता देते। तेरी गाड़ी, तेरी गाड़ी, भाड़ में गई गाड़ी। मुझे क्या फायदा होगा उसका? मुझे कॉलेज छोड़ाया करेंगे आप? बोले, मेरे बाप की तरह मेरी ड्यूटी निभा लेंगे आप? मुबरा खामोश नहीं हो रही थी। मैंने कहा औरत चुप हो जाओ, नहीं तो जबान काट दूंगा। वलीद ने शमीम को एक तरफ धक्का देते हुए उसका जबड़ा दबोच के उसके मुंह में अपनी उंगलियां घुसेड़ी और हलक तक ले गया। अब कर बकवास, अब चीख। वो मुसलसल उसके जबड़े को दबोचे खड़ा था। वलीद, बस कर दे। अलमास और शमीम ने बमुश्किल उसे छुड़वाया था। वो वहीं गिर गई। मुंह खून से भरता जा रहा था। कमरे में आकर उसने 100 दफा सेल उठाकर हसीब खान का नंबर मिलाया और 100 दफा सेल बंद कर दिया। क्या मिला था उसे वलीद अहमद से मोहब्बत करके? हमारे मुआशरे में 90% लड़कियों को क्या मिलता है मोहब्बत करके? उसके कॉलेज में एडमिशन टेस्ट शुरू हुए तो वक्त का दौरानिया थोड़ा बदल गया। उस दिन भी वो पेपर लेकर फारिग हुई तो तकरीबन 11 बज रहे थे। वलीद के वहशीपन की वजह से उसके अंदर से उसका सारा जबड़ा छिल गया था और जगह जगह से जख्मी हो गया था। 2 दिन से वो बद लिक्विड चीजें ही पी रही थी। कुछ भी सख्त खाती तो चीखें निकल जाती और खून आने लगता। 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन्फेक्शन ज्यादा फैल गया था। उसने डॉक्टर के पास जाने का सोचा, सो शॉर्ट लीव लेकर हसीब खान को कॉल कर दी। अब्बू, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, उसने गाड़ी में बैठते हुए धीरे से कहा। बेटे, क्या हुआ? वो, अब्बू, मुंह पक गया है सारा, कुछ खाया पिया नहीं जाता, परसों से बस दूध और चाय पर ही गुजारा कर रही हूँ। वो बमुश्किल अपने आंसुओं को दबाते हुए बोली थी। मुबरा, वलीद तुझे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सका? वो सदमे से बोले। मुझे लगा खुद ही ठीक हो जाएगा, ग्लिसरीन लगाई थी लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है। हसीब खान ने वहीं किसी डॉक्टर का पता करके उसे चेक करवाया। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि हालत इंतहाई ख़राब है। ऊपर से प्रेगनेंसी का 7वां महीना। दवाएं खाए बिना कहाँ जा रहा था। दवाएं वगैरह लेकर वो वापस गाड़ी तक आ गए। मुबरा, एक बात बतानी है मुझे, बिल्कुल सच, उन्होंने गाड़ी में बैठते हुए कहा। जी अब्बू। वलीद मारता भी है तुझे? नहीं अब्बू। वो उनसे नजरें चुरा गई। झूठ बोल रही है ना? वो आखिर को उसके बाप थे। मुबरा की आंखें भर आईं। हसीब खान के कलेजे पर हाथ पड़ा था। मुबरा, बच्चे, इस रिश्ते में कोई एक प्लस पॉइंट बता दे मुझे बस, उन्होंने कुछ देर बाद पूछा। शायद ये कि अभी भी मेरे दिल के किसी कोने में उसके लिए थोड़ी सी जगह बाकी है। आंसू उसके हाथों पर आ गिरे थे। क्यों? क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की है, वो सीट की पुश से टेक लगाते हुए बोली थी। मुबरा, बेटे, मैं तेरे साथ हूं। अपना घर बसाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है, अपना आप मारना पड़ता है, लेकिन ये सब उस वक्त किया जाए जब कोई उम्मीद तो हो। कोई उम्मीद है मुबरा? उन्होंने पूछा और मुबरा ने नफी में सर हिला दिया था।
अब्बू, मुझे बस इतना पता है कि जिस दिन मैं पलट आई उसके बाद वापसी नहीं होगी, उसने अपनी आंखें खुश करते हुए कहा था। हसीब खान खामोश रह गए। तकरीबन आधे घंटे बाद उन्होंने उसे घर के सामने उतार दिया। दरवाजे को लगा बड़ा सा ताला देखकर एकदम ही वो हैरान हुई थी। कहाँ चले गए सारे घर वाले? हसीब खान ने अशरफे से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। पता नहीं अब्बू, मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि कहीं जाना था, उसने पुरसोच अंदाज में कहते हुए अपना मोबाइल निकाला और वलीद को कॉल मिला ली, लेकिन उसने चौथी बार भी नहीं उठाई। कुछ सोचकर उसने अपने ससुर का नंबर मिला लिया। अंकल, आप सब लोग कहाँ हैं? उसने कॉल रिसीव होते ही पूछा था। तू क्यों पूछ रही है? उसके ससुर का वही लठमार लहजा। अंकल, मैं दरवाजे पर खड़ी हूँ, घर को ताला लगा हुआ है। तू आज जल्दी आ गई? उसने वाज़े अपने ससुर के लहजे में परेशानी महसूस की थी। हाँ जी अंकल, शॉर्ट लीव लेकर आई हूँ। चाबी किसके पास है? उसने पूछा। चाबी सामने वालों को पकड़ा कर गए हैं, वहां से ले ले। अंकल, आप सब लोग कहाँ हैं? हम बस आ रहे हैं, थोड़ी देर तक एक फौदगी पर जाना था, उसके ससुर ने सरसरी सा कहते हुए कॉल काट दी। मोबरा ने सामने वालों का दरवाजा खटखटाकर उनसे चाबी ली थी। आंटी, ये सब कहाँ गए हैं? पता नहीं पुत्र, बड़ा तैयार शैयार होकर गए हैं कहीं। उसकी बात सुनकर वो जरा सा ठटकी थी। फौदगी पर तैयार होकर गए हैं? वो बस सोचती रह गई थी। मुबरा, वैसे हद है यार, जब सबने जाना था तो तुझे बताकर तो जाते। तू भी तो घर का एक फर्द है, और दोनों लड़कियों को भी साथ ले गए। हसीब खान कहते चले गए। अबू, कोई बात नहीं, आप जाएं। वो अंदर दाखिल होते हुए बोली। मुबरा, बच्चे उसामा को स्कूल से लेना है, वरना मैं रुक जाता। वो बोले। अबू, आप जाएं, कोई बात नहीं, और प्लीज अम्मी को कुछ न बताना। उसने उन्हें मुतमईन करके दरवाजा बंद किया। वो लोग 3-4 घंटे बाद वापस आए। मुबरा तो उनको देखकर हैरान थी। वो सब ऐसे थे जैसे किसी शादी से वापस आ रहे हों। अंकल तो कह रहे थे फौदगी पर गए हैं आप लोग? उसने पूछा। फौदगी वीसी नाल व्या वीसी पुत्र, तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू कैसे जाएगी भला? शमीम ने सरसरी से कहा था। वलीद कहाँ है? उसने पूछा। पता नहीं, वो तो हमें घर छोड़कर कहीं चला गया है, इरम ने कहा। वलीद रात तक वापस न आया। वो कॉल कर करके थक गई। 12 बजे के करीब उससे वलीद की कॉल आई थी। मुबरा, मुझे कुछ दोस्तों के साथ लाहौर जाना पड़ गया है, वहाँ कुछ काम था उन्हें, तो कहते तेरे पास गाड़ी है, हमें ले चल लाहौर, इस बहाने आउटिंग भी हो जाएगी। मैं 2 दिन तक आ जाऊंगा। वलीद, अब मुझे तो बता देते। वो रोने वाली हो गई। बता तो दिया, अब मैं अकेली रहूंगी। वो बोल ना सकी। पूरा घर है तुम्हारे साथ, बच्ची हो क्या तुम? 2 दिन तक आ जाऊंगा, वो दुरुस्तगी से कहते हुए कॉल काट गया था। उस दिन भी मुरवान और रोहा की एक जोरदार झड़प हुई थी। मिरहा की पैदाइश के बाद से रोहा में सबर का मादा थोड़ा और कम हो गया था। दूसरी तरफ मुरवान के घर वाले, खुसूसन उसके भाई और भाभियां, उसे पूरी तरह रोहा और मिरहा की जिम्मेदारी भी नहीं उठाने दे रहे थे। अक्सर ही उनमें झड़पें होने लगी। रोहा ने चुपचाप खाना लगा दिया। मुरवान मिरहा के साथ खेल में लगा हुआ था। अब खा लें खाना, ठंडा हो गया तो फिर ऑर्डर कर देंगे कि दोबारा गर्म कर दो। इतनी देर में मिरहा फिर से रोने का मूड बना लेगी। रोहा ने जरा सख्ती से उसे कहा था। अपना लहजा देख लो तुम, वो उसे वार्न करते हुए मिरहा को उठाकर टेबल की तरफ आ गया। एकदम ही खाना खाते हुए रोहा को उपकाई आई थी। वो मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम को भागी। ये कल से उसे तीसरी उल्टी थी। बाहर निकली तो चेहरा पसीनों पसीन, सारा वजूद निढाल हुआ किया था। मुरवान ने परेशानी से पूछा। आपको जैसे पता ही नहीं। वो तड़क गई। इतनी जल्दी? मुझे क्या पता, वो खुद परेशान थी। अभी तो मेरा साल की भी नहीं हुई। मुरवान के कहते ही वो फट पड़ी। तो उसमें मेरा कसूर है? जब रोकूं तो रुकते हैं आप। रोहा के आंसू निकल आए। अच्छा चुप करो, कल डॉक्टर के पास चलते हैं, अल्लाह खैर करेगा, उसने रोहा का कंधा थपथपाते हुए कहा। अगले ही दिन वो अस्पताल ले गया। स्टाफ नर्स ने प्रेगनेंसी टेस्ट लिख दिया और 10 मिनट बाद वो दोनों उस रिपोर्ट पर पॉजिटिव लिखा देखकर ही जामिद रह गए थे। अनम का रिश्ता तय हो ही गया और उसके बाद झट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। इरम की मंगनी को काफी अरसा गुजर गया था, सो दोनों की शादी की तारीख तय कर दी गई। मुबरा यार, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है यार, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स तो ले लिया है, बस अब खाने का खर्चा रह गया है। वलीद ने उसके आगे दुखड़े रोने शुरू कर दिए थे। वलीद यूं करे मुझे चौराहे में रखकर बेच आए। मुबरा की बस होने लगी थी। जब भी करना बकवास ही करना।
ولید کو غصہ آ گیا۔ تو اور کیا کہوں، کہاں سے دوں پیسے؟ میری سیلری میں سے بھی میرے پاس ایک پوری کوٹی نہیں بچتی ولید۔ وہ بولی، یار اپنے ابو سے لے دو۔ بالکل بھی نہیں، انہوں نے 6 مہینے تک خوباب کی شادی کرنی ہے، 6 مہینے تک لوٹا دیں گے۔ ولید، آپ چاہے مجھے مار مار کر زندہ گاڑ دیں لیکن میں ابو سے پیسے نہیں مانگوں گی، وہ ببانگ دہل بولی تھی۔ کسی سے ادھار لے دو؟ کیا مطلب؟ میں کس سے لے کر دوں؟ کسی کولیگ سے لے دو۔ ولید اس کے سر پر سوار تھا۔ ولید، آئی ایم سوری۔ وہ کروٹ بدل گئی تھی لیکن ولید نے اس کا جینا حرام کر دیا۔ لے دو یار، پکا میں 2 ماہ کے اندر اندر واپس کر دوں گا۔ یار مدد کر دو، کھانا کہاں سے کروں؟ وہ منتوں پر اتر آیا تھا۔ ناچار مبرا نے اسے اپنی کولیگ سے 5 لاکھ ادھار لے کر اسے دیے۔ ولید نے سبھی کو شادی کے کپڑے بنا کر دیے اور جب مبرا کی باری آئی تو وہی رونا دھونا کہ کہاں سے لے کر دوں، یار تم تو خود کماتی ہو، خود بنا لو۔ وہ بیچاری ویسے ہی 7واں مہینہ گزار رہی تھی۔ پہنا ہوا کون سا اچھا لگنا تھا، سو اس نے اپنے شادی والے کپڑے ہی پہن لیے۔ گھر مہمانوں سے بھر گیا تھا۔ ارم اور انم تو شہزادیاں بن گئی تھیں، رہ گئی ایک اکیلی الماس اور مبرا۔ الماس کو بھی زیادہ تر اپنے بچوں کی پڑی رہتی تھی۔ اس دن بھی حسیب خان اور آبدہ آئے تو وہ اس حالت میں کچن میں کھڑی تھی۔ مبرا، بچے تو میرے ساتھ چل، اس حالت میں کیسے کام کرے گی اتنا؟ وہ بولی۔ امی 100 باتیں کریں گے سب کہ شادی کے موقع پر میکے جا کر بیٹھ گئی، اللہ مالک ہے۔ اس نے بڑی مشکل سے آبدہ کو مطمئن کیا تھا۔ خیر شادی کا دن بھی گزر ہی گیا۔ صبح شام کچن میں کھڑے ہو کر اس کی بس ہو گئی تھی۔ شادی میں بھی وہ بس مزمحل ہی سی رہی۔ ڈھیروں ڈھیر ادھار سر چڑھا کر ارم اور انم کو رخصت کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے پر اچھا ہی برسے تھے، دونوں ایک دوسرے کے سر قصور ڈال رہے تھے۔ میرا ابھی صرف 7 ماہ کی تھی۔ روحا کا رو رو کر برا حال تھا۔ مروان، میں 2 بچے کیسے پالوں گی؟ آخر جب وہ مروان پر برس کر تھک گئی تو روتی ہوئی اسی کے سینے سے آ لگی۔ تم نے پالنے ہیں بھلا؟ اللہ ہے نا۔ مروان کو اس کی رو رو کر سرخ سوجی ہوئی آنکھوں پر ترس آیا تھا۔ بہت محبت سے اس نے روحا کا چہرہ صاف کیا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ امی بہت ڈانٹیں گی مجھے، وہ ڈر رہی تھی۔ تو مجھے کون سا میری امی گولڈ میڈل پہنا دیں گی؟ اس سے مسکراتے ہوئے کہا۔ روحا نے شکوہ کناں نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مرحا کی پیدائش کے بعد تھوڑی سی کمزور ہو گئی تھی، جبکہ سیاہ آنکھوں کے کٹورے ابھی تک اتنے ہی گہرے تھے۔ نین نقش کی قیامت خیزی ویسے ہی قائم تھی۔ اس لمحے وہ دونوں اپنی اپنی بھڑاس نکال چکے تھے، اب رہ گئی تھی تو صرف پشیمانی، جس کا ماتم دونوں نے مل کر منانا تھا۔ روحا کے دونوں بازو مضبوطی سے مروان کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے، جبکہ مروان نے بھی اس کے گرد حصار بنا کر اسے خود میں سمو رکھا تھا۔ مرحا اندر بیڈ پر سو رہی تھی۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، روحا نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مروان نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں بھر لیا۔ مرحا کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کا نمکین ذائقہ مروان کے منہ میں تحلیل ہوا۔ اب خدا جانے یہ پہلی بچی کی پیدائش کے محض 7 ماہ بعد ہی دوسرے بچے کی نوید ملنے کی خوشی تھی یا غم غلط ہو رہا تھا۔ بہرحال ہو پھر وہی رہا تھا جس پر وہ دونوں 10 منٹ پہلے جھگڑ رہے تھے۔ ولید، اب تو گاڑی ہے نا ہمارے پاس، اب تو مجھے آپ چھوڑایا کرے، اس دن مبرا نے اسے کہا تھا۔ میرے پاس کہاں وقت ہوتا ہے؟ ولید، گاڑی کیوں ہوتی ہے بھلا؟ مشکل وقت کے لیے ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ مشکل وقت ہوگا بھلا؟ تمہارے ابو کو کیا مسئلہ ہے اب؟ اسے غصہ آ گیا۔ ابو کوئی ڈرائیور ہیں میرے جو ساری عمر میری ڈیوٹی نبھائیں گے؟ اب گاڑی ہے ہمارے پاس، شعیب بھائی کو ضرورت ہے گاڑی کی۔ ابھی کل ہی آبدہ نے اسے کال کر کے کہا تھا کہ اب ولید اسے چھوڑ کر آیا کرے۔ گاڑی کس کام کے لیے ہے؟ مبرا، میں تمہارے ابو کی طرف فارغ نہیں ہوں، میری بھی نوکری ہے۔ صبح کو ذرا جلدی چھوڑ دیا کرے اور سیکنڈ ٹائم میں تھوڑا ویٹ کر لیا کروں گی، وہ بولی۔ پیٹرول پتہ ہے کتنا لگے گا؟ ولید، آپ نے کون سا اپنی جیب سے دینا ہے، اب بھی تو لگ ہی رہا ہے۔ مبرا، بس کرو، یہ جو تھوڑا سا وقت ہے اپنے ابو کے ساتھ ہی چلی جایا کرو، مجھ سے نہیں روزانہ اتنا سفر ہوتا، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اوپر سے میری جاب۔ وہ اونچی آواز میں بولا۔ ٹھیک ہے پھر، میں نے ابو سے گاڑی چلانا سیکھ لینی ہے، بلکہ اتنے عرصے میں آدھی سے زیادہ تو مجھے آ ہی گئی ہے، پھر میں خود ہی ڈرائیو کر لیا کروں گی۔
वो जोर से बोली, पहले सीखो तो सही, तुम्हें तो स्टीयरिंग पकड़ना भी ना है, ना कि गाड़ी चलाना। वलीद खूब ही हंसा था। राबा को उसके शौहर की कॉल आई थी। पहले पहल तो वो आने बहाने से उससे पैसे मांगता रहा, फिर असल मुद्दे पर आ गया। उसकी जॉब खत्म हो चुकी थी और अब खाने तक के पैसे नहीं थे। भाइयों ने पैसे भेजने से मना कर दिया था। शुरू शुरू में तो वो मरवान और काशिफ मिर्जा से पैसे लेकर उसे भेजती रही, लेकिन कब तक। अब वो वापस आने को कह रहा था। मुझे 20 लाख कर दो राबिया, मैंने मुस्तकिल ही आ जाना है, वो बोला। 20 लाख? राबिया की आंखें फट गई। यार, लोगों से पैसे ले लेकर खाना खाया है और किराया अदा किया है, कर्ज चढ़ गया है इतना, और फिर वापस भी तो आना है। तुम बस किसी तरह 20 लाख कर दो प्लीज। उसने कॉल कर करके उसे मजबूर कर दिया। नाचार उसने फरहत से कहा था। फरहत ने काशिफ मिर्जा से बात की तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने राबिया के ससुराल बात की तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उसके भाई पहले ही उसे बहुत पैसे भिजवा चुके थे। बात खुली तो पता चला कि वो वहां कोई मुस्तकिल काम नहीं करता था, बस गुजारा ही करता था। काशिफ मिर्जा ने कह सुन के 7-8 लाख तो मैनेज कर लिया, लेकिन उसमें क्या होना था। फरहान और नमान ने हाथ खड़े कर दिए कि हम कहाँ से लाएं। और राबिया को मुरवान नजर आ गया था। दिन रात उसकी मिन्नतें, इल्तिजाएं, रोना धोना। मैं कहाँ से करूं 12 लाख। वो परेशान था। फरहत उससे ज्यादा परेशान थी। मुरवान, मेरे भाई, तू अगर गाड़ी बेच दे तो। राबिया ने नया नुक्ता निकाला था। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ भी, समझी। मुरवान को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया। अम्मी देख लें, कहने को 3 भाई हैं मेरे, और मुझे जरूरत पड़ी है तो कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं। वो सर पर हाथ रखकर रोना शुरू हो गई। अम्मी, मैं कैसे गाड़ी बेच दूं, इतनी जरूरत पड़ती है मुझे उसकी। मुरवान ने परेशानी से फरहत की तरफ देखा था। मुरवान, सिर्फ 12 लाख ही रह गए हैं। तेरे अब्बू ने इधर उधर से पता किया तो है, लेकिन इतनी बड़ी रकम को यकमुश्त नहीं दे रहा। उनके पास जितनी सेविंग पड़ी थी उन्होंने सारी इसे दे दी। फरहत ने राबिया की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुरवान, मेरी बात सुन। रोहा की वजह से गाड़ी नहीं बेच रहा ना तू, उससे ना बता। फिलहाल किसी को देकर उससे पैसे पकड़ ले, कुछ कुछ अरसे बाद वापस ले लेना। राबिया कहती चली गई, ऐसा नामुमकिन है। वो उससे घूर कर कहते हुए वापस आ गया। लेकिन राबिया टलने वाली थोड़ी थी। उसने सुबह शाम मुरवान को कॉल कर करके उसका दिमाग चाटना शुरू कर दिया। फरहत के आगे अलग से रोना रोती रहती। काशिफ मिर्जा को कहीं से 2 लाख मजीद मिले थे। उन्होंने फिलहाल 10 लाख राबिया के शौहर को भिजवा दिए, लेकिन वो मुसलसल मजीद 10 लाख की डिमांड कर रहा था। आखिरकार मुरवान को वही करना पड़ा जो शायद उसे नहीं करना चाहिए था। रोहा को उसने ये बहाना लगाया कि गाड़ी का इंजन कुछ मसला करने लग गया है, अगर उसे उसी वक्त नहीं बेचा तो आगे चलकर कीमत बहुत कम हो जाएगी। 2-3 और बातें लगाकर उसने रोहा को कायल किया था और कुछ ही दिनों में गाड़ी बेच दी। काशिफ मिर्जा ने वो पैसे भी राबिया के शौहर को भिजवा दिए। तकरीबन 4 दिन बाद वो खाली हाथ दुबई से लौट आया था और आते ही उसका एक नया मुतालबा शुरू हो गया, मुझे कोई कारोबार शुरू करवा के दे। और एक बार फिर मुरवान ने गाड़ी के बचे कुचे पैसों से उसे किरियाना स्टोर खोल कर दिया था, और ये सब बातें उसने रोहा से छुपा कर रखी थी। उसने पूरा दिल लगाकर गाड़ी सीखना शुरू कर दी। उसे हसीब खान के साथ कॉलेज जाते हुए 7 माह होने को आए थे, और इन 7 माह में उसे थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही गया था। बाकी जो रह गया था वो भी सीखने लगी थी। उसका पूरा इरादा था कि डिलीवरी के बाद वो खुद ड्राइव करके कॉलेज चली जाया करेगी, क्योंकि उसे अपनी सास से कतई उम्मीद नहीं थी कि वो पीछे उसके बच्चे को संभाल लेंगी। इरम और अनम की शादियां हो गई थी, और अलमास तो वैसे ही दोनों हाथ खड़े कर देती थी। सो उसने डिलीवरी के बाद का पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। कॉलेज में ही अपनी एक कलीग से बात करके उसने बच्चे को संभालने के लिए एक बच्ची का बंदोबस्त भी कर लिया, जिसने कॉलेज टाइम के दौरान मुस्तकिल इसके बच्चे के पास रहना था। मुबरा बच्चे, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक बात अभी लिख ले तू। वलीद कभी भी गाड़ी तेरे हाथों में नहीं देगा। एक दिन वापसी पर हसीब खान ने कहा था। क्यों नहीं देगा? मेरी गाड़ी है अब्बू, मैं इसकी किस्त अदा करती हूँ, वो बोली। और भी बहुत कुछ था तेरा बेटे, वो है तेरे पास? हसीब खान ने पूछा। मुबरा आगे से बोल नहीं सकी थी, बस चुपचाप उन्हें देखती हुई रुख मोड़ गई। उनका कहा 16 आने सच था। वो भी ऐसा ही एक दिन था। साजिद मुगल अम्मी अपनी कमीशन शॉप पर ही मौजूद थे। उनका कोई कस्टमर किसी काम से उनके पास आया था, और उसे गाड़ी से निकलता देखकर वो चौंक गए। उस गाड़ी को वो बहुत अच्छे से पहचानते थे। वो गाड़ी उनके इकलौते दामाद की थी। वो गाड़ी देखकर थोड़ा खटक गए,
कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद उन्होंने उस आदमी से पूछ ही लिया, बाजवा साहब, गाड़ी आपकी अपनी है? जी अल्लाह का शुक्र है, अभी कुछ दिन पहले खरीदी है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, सेकंड हैंड है ना? हाँ जी, सेकंड हैंड तो है, लेकिन बहुत अच्छी हालत में है, इसीलिए खरीद ली। वैसे किससे खरीदी? उन्होंने उसे मजीद कुरेदना चाहा। इधर अदालतों में एक बड़े पुराने वकील होते हैं, काशिफ मिर्जा साहब, उनके साहबजादे से खरीदी है। उसके साथ जो दूसरा आदमी आया था उसने बताया। अच्छा अच्छा, मुरवान मिर्जा से? साजिद मुगल ने मजीद कंफर्म किया था। हाँ जी, मुरवान मिर्जा से। वो कह रहा था कि उसे अर्जेंट कुछ पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, गाड़ी भी काफ़ी अच्छी हालत में थी तो मैंने ख़रीद ली। वो आदमी फिर बोला। कुछ देर बाद वो दोनों चले गए। साजिद मुगल के दिल में बात रह गई थी, बस ये सोचकर रह गए कि इस बारे में रोहा ने उन्हें क्यों कुछ नहीं बताया, और मुरवान को एकदम से इतने पैसों की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ी। रात के खाने पर उन्होंने इस बात का सरसरी सा जिक्र छेड़ दिया। उनकी बात सुनकर साद और कोकब दोनों ही चौंक गए। मुरवान ने गाड़ी क्यों बेची? ये उन दोनों का मुश्तरका सवाल था। पता नहीं, वो कह रहा था कि उसे शायद कुछ पैसों की जरूरत थी, साजिद मुगल ने कहा। रोहा ने तो कुछ नहीं बताया। साद, उसे कॉल कर। अम्मी रहने दें, ये उन दोनों मियाँ बीवी का आपस का मामला है, पड़ गई होगी कोई ज़रूरत, साद ने कहा। अभी तो गाड़ी की ज़रूरत थी उन्हें, छोटी सी बच्ची है, सो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, ऊपर से इतनी सर्दी में गाड़ी बेचने की कोई तुक है भला? कोकब को गुस्सा आ गया। उन्होंने साद के मना करने के बावजूद उसी वक्त रोहा का नंबर मिलवाया था। जी अम्मी, वो रोती बिलकती मिरहा को संभाल संभाल कर पागल हुई पड़ी थी। रोहा बच्चे, इतनी सर्दी में गाड़ी क्यों बेच दी तुम लोगों ने? अगर पैसों की ज़रूरत थी तो हमें बता देती, कोकब ने झपटते ही कहा। और रोहा बेचारी के फरिश्तों को भी इस बात का नहीं पता था। कौन सी गाड़ी अम्मी? उसने पूछा। तुम्हारी गाड़ी, मुरवान ने गाड़ी बेच दी है, तुझे नहीं पता? कोकब ठिठक गई। अम्मी, मुझे पता है मुरवान ने गाड़ी बेच दी है, वो कह रहे थे कि उसके इंजन में कोई मसला हो गया है और भी एक दो खराबियां बन गई थी, अगर थोड़ा आगे जाकर बेचते तो ज़्यादा नुकसान होता, पैसों की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, रोहा ने कहा। जिस बंदे को उसने गाड़ी बेची है उसने तेरे बाप को कहा है कि उनको पैसों की अर्जेंट ज़रूरत थी, गाड़ी की खराबी का तो नहीं बताया, बल्कि वो तो कह रहा था कि गाड़ी अच्छी खासी बेहतर हालत में थी इसीलिए खरीद ली। अब के रोहा चौंकी थी। रोहा बच्चे, गाड़ी बेचकर जो पैसे मिले हैं उनका क्या करना था? कोकब ने कुछ देर बाद पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, वो खाली खाली से लहजे में बोली थी। कोकब ने धीरे से कॉल काट दी। अब दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई होगी, मैं कह भी रहा था कि उसे कॉल ना करे, साद ने उन्हें जरा तेज लहजे में कहा था। कोकब और साजिद मुगल बस एक दूसरे को देख कर रह गए। दूसरी तरफ वाकई परेशान हो गई थी रोहा। गाड़ी बेचने की हद तक तो ठीक था, लेकिन मुरवान को इतने पैसों की आखिर क्या जरूरत थी? सोचते सोचते यकदम ही वो ठिठक गई। जहन में कूंदा सा लपका। सोचते सोचते उसने ताने बाने जोड़ ही लिए थे। मुरवान रात 7 बजे घर आया और आते ही चेंज करने वॉशरूम में घुस गया। रोहा ने जल्दी से उसका मोबाइल उठाकर उसमें से राबिया के शौहर का नंबर निकाला था। अभी कुछ दिन पहले ही राबिया और उसका शौहर किराए के मकान में शिफ्ट हुए थे। मुरवान रोहा को उससे मिलवाने लेकर गया था। उसका नंबर रोहा ने अपने मोबाइल में सेव कर लिया। फिर वक्त उसने मुरवान से गाड़ी के बारे में कोई बात न की। सुबह जैसे ही वो कॉलेज गया, रोहा ने राबिया के शौहर का नंबर मिला लिया। तारुफ करवाने के बाद उसने रस्मी सा उसका हाल अहवाल पूछा था। फिर असल मुद्दे पर आ गई। इंतहाई होशियारी से बातों ही बातों में उसने राबिया के शौहर से सारी बात उगलवा ली थी। खुदा मुरवान जैसा शौहर हर किसी के नसीब में करे, इतना अच्छा बंदा है, इतनी मदद की है उससे मेरी, खड़े पैर उसने मुझे 20 लाख भिजवा दिए और ये दुकान भी खोल कर दी है। रोहा बाजी, मैं आप लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो अपनी ही जोन में कहता जा रहा था और रोहा बाजी का पारा चढ़ता जा रहा था। अब बस उसने मुरवान के आने का इंतजार करना था। मुरवान तकरीबन दोपहर 1 बजे घर वापस आया और रोहा उस पर चढ़ दौड़ी। गाड़ी बेचकर अपने राबिया के शौहर को पैसे भिजवाए, उसे दुबई से वापस बुला लिया, उसे किरियाना स्टोर खोल कर दिया, किराए का मकान लेकर दिया, और ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? वो गला फाड़ कर चीखी थी। मुरवान एक लम्हे को तो डगमगा सा गया। मेरी और आपकी सभी लड़ाइयाँ सिर्फ एक नुक्ते से शुरू होकर उसी नुक्ते पर ख़त्म हो जाती हैं मुरवान। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा था कि मुझसे झूठ ना बोला करें, वो गुस्से से कहती चली गई। मुरवान पहले तो बड़े सब्र और तहम्मुल से उसे राम करने की कोशिश करता रहा, फिर उसकी भी बस हो गई। वो एकदम अपनी पूरी कुव्वत से चीखा था, बकवास बंद कर लो। इंतहाई सख्ती से उसने रोहा का मुंह दबोच लिया।
आवाज ना निकले अब तुम्हारी। उसने जोर से उसे दीवार की तरफ धक्का दिया था। बस यही कसर रह गई है मुरवान मिर्जा, बस मेरे ऊपर तशद्दुद करने की कसर रह गई है, वो भी पूरी कर लें। कहीं आपकी ये हसरत ना रह जाए कि आपने अपनी बीवी पर अपनी मर्दानगी का रोब नहीं जमाया। वो तड़क पड़ी थी। सारी उम्र यही करना, सारी उम्र बहन भाइयों को पालते रहना, नाम फिर भी नहीं होगा। वो चीखी थी। मुरवान बस उसे कहरबार नजरों से घूरते हुए बाहर निकल गया था। खुबाब ने वलीद को अपनी कंपनी में देखा था। वो चौंक सा गया और फिर इधर उधर हो गया। वो वहां उसके एक साथी कोलीग से मिलने आया था। जब वो चला गया तो उसकी कुर्सी की तरफ आ गया। ये कौन था? ये मेरा एक जानने वाला है, इससे गाड़ी के सिलसिले में बात चल रही है। उसके कहते ही खुबाब चौंक गया। गाड़ी? तू खरीद रहा है? हाँ यार, बच्चे बड़े हो गए हैं, स्कूल छोड़ना होता है, ऊपर से सर्दी इतनी ज्यादा है तो मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी ले लूं। इसके पास नई गाड़ी है? हाँ यार, अभी कुछ दिन पहले बैंक से निकलवाई है। ये किस्तें खुद ही भरता रहेगा, मैंने बस इसे पेमेंट कर दी है। वो बोला। कितनी पेमेंट थी? 24 लाख। खुबाब ठिठक गया। यकीनन ये बात मुबरा को नहीं पता थी। तो कब दे रहा है तुझे गाड़ी? वो गाड़ी की चाबी देने ही आया था, ये देख। इसने मुस्कुराते हुए चाबी खुबाब की आंखों के सामने लहराई थी और खुबाब बस उसे देखता रह गया। उसे ऑफिस में रुकना 2 बार हो गया था। घर आते वो किसी आतिशफिशा की तरह फट गया। उस बेगैरत ने गाड़ी भी बेच दी है। वो यही कहे जा रहा था। हसीब खान अभी वापस नहीं आए थे। उनके आते ही वो उन पर चढ़ दौड़ा। अभी मुबरा की तरफ चले। अब्बू, हद हो गई है जलालत की। जब बेच ही देनी थी तो खरीदी क्यों थी उसने गाड़ी? अब सारी उम्र किस्तें मुबरा अदा करेगी और उस खबीस ने उन पैसों से अपनी बहनों की शादियां की हैं। खुबाब के गुस्से का कोई आलम नहीं था। हसीब खान, आबदा और खुबाब मुबरा के ससुराल पहुंच गए। हालांकि हसीब खान जानते थे कि इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला, बस एक जबरदस्त फसाद मचेगा और बात खत्म हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। मुबरा को इस सारे खेल का नहीं पता था। मेरा बस चले तो तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दूं, जलील इंसान। जितना तुम लोगों ने हमें जलील किया है ना, खुदा करे तुम्हारी दोनों बेटियां इतनी ही जलील हो। झोली उठाकर बद्दुआ है मेरी। आबदा ने अपना सारा जब्त ही खो दिया। वो अंदर दाखिल होते ही वलीद पर चढ़ दौड़ी थी। अम्मी, क्या हुआ है? मुबरा भाग कर उनकी तरफ आई। तेरी गाड़ी बेच दी है इस खबीस ने, उन्होंने चीख कर कहा। साले, गाड़ी क्यों बेची? खुबाब ने वलीद का गिरेबान पकड़ लिया जो हसीब खान ने बमुश्किल छुड़वाया था। वलीद, गाड़ी क्यों बेच दी? मुबरा ने सदमे से फटती हुई आवाज में पूछा। मुझे पैसों की जरूरत थी, सो बेच दी, बस बात खत्म। उसके कहते ही खुबाब दोबारा उसकी तरफ बढ़ा था। मुबरा अपनी जगह पर जामिद रह गई। खुदा गारत करे तुझे वलीद, तू किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाए। खुदा करे तू कल का मरता आज ही मर जाए और मेरी बच्ची की जान छूट जाए। आबदा ने उसे झोली उठाकर बद्दुआ दी थी। बहन बस करें, तुम्हारे भी 3 बेटे हैं। शमीम आगे क्वाई। यही तो मैं कह रही हूं बहन कि तुम्हारी भी 3 बेटियां हैं। एक ने तो भुगत लिया ना, खुदा करे बाकी दोनों भी भुगते, फिर तुम्हें पता लगे कि बेटियों के दुख क्या होते हैं। आबदा रोते हुए कह रही थी। खूब ही फसाद मचा, खूब ही गालम गलोच हुई, खूब ही बद्दुआएं दी गई, लेकिन उन सब का नतीजा सिफर था। हसीब खान के घर का हर फर्द उसके साथ था। सिर्फ उसके स्टैंड लेने की देर थी, और जो चीज उसे स्टैंड लेने से रोक रही थी वही शायद ताबूत में आखिरी कील साबित होती। उन लोगों के निकलते ही वलीद ने उसका बाल पकड़ लिए थे। वो भी ऐसा ही एक दिन था। रोहा और मुरवान की बोलचाल बिल्कुल बंद थी। अब तो जैसे ये मामूल बन गया था। उन दोनों में ही सबर का मादा कम होता जा रहा था। अब तो मुरवान बात बेबात बहस करने लगा था। इधर रोहा कुछ लाने का कहती, इधर उसे सुनाने बैठ जाता। मुरवान, मेरा के पैम्पर्स खत्म हो गए हैं। रोहा ने उसे नाश्ते की टेबल पर बताया था। रोहा यार, हद है वैसे तुम्हारी भी। तुम तो ऐसे उजाड़ती हो पैम्पर्स जैसे कागज के टुकड़े हों। ठंड देखी है कितनी है। वो मुसलसल वॉशरूम करती है, ना लगाऊं तो सारा बिस्तर गीला हो जाता है। तुम्हें ना दरअसल आदत हो गई है हर चीज को फजूल में खर्च करने की। हाथ खुल गया है तुम्हारा। रोहा यार, एक सैलरी ही तो है मेरी, उसमें भी आए रोज तुम्हारी फरमाइशें। वो ना जाने किस बात पर तपा पड़ा था। मुरवान, कौन सी फरमाइशें कर दी हैं मैंने आपसे? अपने लिए कुछ मांगा है तो बताएं। अब बच्ची के अखराजात नहीं होंगे क्या? वो तड़क पड़ी। आहिस्ता बोला करो। मुरवान ने उसे आंखें दिखाई थी। और आप भी अपना लहजा बदल लें थोड़ा। अपनी जाती ज़रूरियत इंतहाई महदूद कर ली है मैंने, क्योंकि आप 100 बातें सुनाने रहे हैं मुझे।
कोई चीज लाकर देते हुए, लेकिन मिनहा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, समझे? अभी एक और आ जाएगा, फिर क्या करेंगे आप? मुझे तो जिंदा ही दफन कर देंगे। रोहा को गुस्सा आ गया। मेरा दिमाग न खाओ। वो कलस कर उठा। अब याद से घर जल्दी आ जाना, मेरहा को चेकअप के लिए लेकर जाना है। परसों से छाती जकड़ी हुई है उसकी। रोहा ने उसके पीछे से हाँक लगाई थी। वो सठ मारे निकलता चला गया। कॉलेज पहुंचता ही कि उसे निम्रा की कॉल आ गई। मुरवान कॉलेज हो? जी भाभी, आज अफान का बर्थडे है, सुबह से तुम्हें याद कर रहा है, ये सुन लो इसकी बात। उसने मोबाइल अफान को पकड़ा दिया। चाचू हैप्पी बर्थडे तो कह दे। वो रूठा हुआ था। ओहो, मुझे तो याद ही नहीं रहा। हैप्पी बर्थडे अफान, मेरा बच्चा। मुरवान हंसते हुए बोला। चाचू अब आप जरा जल्दी घर आ जाना, हमने मार्केट जाना है, बर्थडे की चीजें लेनी है और केक भी ऑर्डर करना है। अफान कहता चला गया। अफान मैं जरा मसरूफ हूँ बेटे। क्या यार चाचू, ऐसे तो ना करें। वो बच्चा फुल सिखाया पढ़ाया हुआ था। अच्छा मैं देखता हूँ। कुछ ही देर में उससे नौमान की कॉल आ गई। अफान को क्या कहा है तूने? वो जरा गुस्से में था। भाई मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मुरवान यार, अगर उससे मार्केट जाने का कह भी दिया तो फिर क्या हो गया? मैं यहाँ होता तो भला वो तुझे क्यों कहता? कब से रोए जा रहा है वो? भाई मैंने कौन सा मना किया था? वो बच्चा है मुरवान, हामी भर लेता तो क्या था, उसका दिल रह जाता। अच्छा भाई, मैं ले जाऊंगा उसे मार्केट। मुरवान ने यही कहने में आफियत जानी। निम्रा और बाकी बच्चों को भी ले जाना, राबिया को भी साथ ही ले जाना, उन्होंने गिफ्ट वगैरह लेने हैं, पैसे मैं आकर दे दूंगा, नौमान ने कहा। अच्छा भाई, उसने धीरे से कहते हुए कॉल काट दी। उसे भी पता ही था कि कितने पैसे मिलने थे उसे। 12 बजे के करीब वो घर गया था। चाचू मैं नाराज हूं आपसे। अफान का मुंह फूला हुआ था। निम्रा भाभी, मैंने आ ही जाना था ना, आप नौमान भाई को कॉल न करती। उसने शिकवा जरूर किया। मैंने कहा कि इसने खुद ही नौमान का नंबर मिला लिया कि मैं पापा से कहता हूं आकर मुझे मार्केट ले जाए। निम्रा ने अफान के सर पर एक शपथ लगाते हुए कहा था। कुछ ही देर में निम्रा, जोया और राबिया तीनों तैयार हो गई। आप सब ने क्या करना है वहां जाकर? गिफ्ट्स मैं खुद ही खरीद लाऊंगा। और जाना कैसे है? मैंने एक सूट लेना है, बर्थडे पर क्या पहनूंगी? राबिया ने कहा। मुरवान मैंने भी बच्चों के कपड़े लेने हैं, रोज रोज तो नहीं जाया जाता ना मार्केट। जोया ने कहा। किसी से गाड़ी मांग लो ना मुरवान, राबिया ने कहा। वो नाचार एक जोर से गाड़ी मांगकर उन सबको मार्केट ले आया। दूसरी तरफ मिर्हा की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी। उसे तेज बुखार के साथ उल्टियां भी शुरू हो गई। शायद उसे ठंड लग गई थी। रोहा ने मुरवान को कॉल की तो सच शुक्र कि उसने उठा ली। हाँ रोहा। मुरवान जल्दी आ जाए, मिर्हा उल्टियां करने लग गई है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी वो, अब बुखार हो गया है। अच्छा मैं आता हूँ, सब्र करो। उसने कलस कर कॉल काट दी। क्या कह रही थी बेगम साहिबा? राबिया ने पूछा। कह रही है मुरहा को बुखार हो गया है, हालांकि सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो अब उधार की गाड़ी चला रहा था। मुरवान, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि तुम हमें मार्केट लेकर जा रहे हो? जोया ने कहा। उसे कैसे पता चलेगा भला? उसे बताना भी मत मुरवान, बहुत गुस्सा करेगी तुम पर। उससे नहीं बर्दाश्त होता तुम्हारा हमारी इतनी फेवर करना। बिल्कुल ना बताना, और अगर तुम माइंड ना करो तो अफान के बर्थडे पर भी बस तुम ही आ जाना। उसे रहने दो, एवं ही बदमजगी करेगी। जोया कहती चली गई। हाँ मुरवान, जोया भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उसे कहाँ बर्दाश्त होता है तुम्हारा हम लोगों पर खर्च करना। 100 सवाल करेगी कि ये किसने खरीदा, ये किसने खरीदा। उसे बताना ही मत, बस कोई बहाना बनाकर आ जाना रात को। राबिया भी उसके हम ख्याल थी। और मुरवान, पता नहीं मुरहा को बुखार हुआ भी है या नहीं, कह रही है तुम्हें टेस्ट करने के लिए कि तुम कहाँ हो, चाहे मोबाइल में बच्चों की आवाज़ें सुन ली हो। निम्रा ने एक नुक्ता निकाला था। मुरवान बस चुपचाप सबकी सुनता रहा। उसका भी यही ख्याल था कि मेरा सुबह तो ठीक थी, फिर एकदम उसे कैसे बुखार हो गया। सो वो सीधा उन्हें मार्केट ले आया। अफवान अपनी बर्थडे की थीम ली थी, गुब्बारे, मोमबत्तियां और दीगर लवाजमात। राबिया ने एक के बजाय 2 सूट ले लिए, साथ एक जूता। जोया ने तीनों बच्चों के कपड़े, जूते, गिफ्ट्स। निम्रा ने भी दोनों बच्चों की शॉपिंग की। सारा बिल मुरवान की जेब से भला। अब वो भला कैसे कहता कि बिल अदा करे? मुरवान, मैं घर जाकर देती हूँ तुम्हें पैसे। उसकी शक्ल देखकर जोया ने बस इतना कहा था। उसने चुपचाप बिल अदा कर दिया। मिरहा के पैम्पर्स भूल ही गया था। दूसरी तरफ मिरहा का बुखार तेज होता जा रहा था। इतनी सर्दी में अब रोहा क्या क्या जतन करती। पहले उसने सोचा कि साथ को कॉल करके बुला ले, लेकिन फिर रुक गई। वो जरूर पूछता कि मुरवान कहाँ है, और उसे कुछ पता ही नहीं था कि मुरवान कहाँ है।
उसने फिर उसे कॉल मिलाई जो मुरवान ने सुनी ही नहीं। वो मुसलसल करती रही। जवाबन बस एक मैसेज आ गया, थोड़ी देर तक आता हूँ। रोहा बस क्लस कर रह गई। निम्रा और जोया की बातों के जेरे असर वो कॉलेज के बाद भी घर ना गया, सीधा अकेडमी चला गया। थोड़ी देर बाद निम्रा की कॉल आ गई कि केक ऑर्डर कर दो। उसने ऑर्डर कर दिया। साथ जो जहां के लवाजमात, पिज्ज़ा, जिंगर, पराठा रोल, कोल्ड ड्रिंक्स। मुरवान का सारा बजट तहस नहस हो गया था। अब जुबान से तो नहीं कह सकता था, बस अंदर ही अंदर कुढ़े जा रहा था। शाम को उससे फिर रोहा की कॉल आई। मुरवान, मुझे पागल समझा है क्या? वो उस पर बरस पड़ी। रोहा, पागल तुमने मुझे बनाया हुआ है, क्या तकलीफ है तुम्हें? वो जोर से चीखा। मेरा की तबीयत ठीक नहीं है। रोहा भी चीख पड़ी थी। तुम्हारे सारे ड्रामे मुझे अच्छी तरह पता है। सुबह तो बिल्कुल ठीक थी वो, अब दिन चढ़ते ही उसे बुखार हो गया। सारा दिन मुझे सुकून का सांस नहीं लेने दिया तुमने, कॉल पे कॉल। नौकरी छोड़कर तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूं मैं। पैसे भी चाहिए, अय्याशियां भी चाहिए और लवाजमात भी सारे पूरे हों। खुद ले जाओ उसे डॉक्टर के पास। वैसे तो सारे शहर का पता है तुम्हें। मुरवान ने उसकी अच्छी ही बेइज्जती की थी। मुरवान, अफसोस है आप पर। वो बस रोते हुए कॉल काट गई। मुरवान सर झटक कर अकेडमी से घर चला आया। निम्रो और राबे ने सारी डेकोरेशन कर ली थी। मुरवान कुछ देर बाद जाकर केक भी ले आया, ऑर्डर्स भी आ गया था। रोहा को नहीं बुलाया? फरहत ने पूछा। अम्मी रहने दें, उसने क्लैश ही करना है यहाँ आकर, राबिया नखुवत से बोली। मुरवान, उसे पता चल गया तो बहुत गुस्सा करेगी, जा लेकर आ उसे, फरहत ने कहा। अम्मी नहीं पता चलता, रहने दें उसे। यहाँ आकर उसे सारी खुशियों को मलिया मेट ही कर देना है। सबसे पहले तो उसे ये एतराज होगा कि सब कुछ मुरवान ने क्यों किया। निम्रा जल्दी से बोली। अम्मी रहने दें उसे, फजूल बातें करेगी। मुरवान खुद भी उसे लाने के मूड में नहीं था। दूसरी जानिब रोहा की जान पर बनाई थी। मेरहा की तबीयत बहुत ज्यादा अपसेट हो रही थी। आंसू साफ करते हुए उसने उसे कंबल में लपेटा और खुद चादर ओढ़ ली। शाम के 6 बज रहे थे। साथ कहाँ हो? उसने साथ को कॉल की थी। घर जा रहा हूँ, खैर है? साथ, मेरहा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना है, प्लीज जरा आ जाओ। वो बोली तो आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ उसे? तेज बुखार है और उल्टियां किए जा रही है। मैं घर जाकर इफ्रा की गाड़ी लेकर आता हूँ, बाइक पर ज्यादा हवा लगेगी उसे, बस 10 मिनट वेट करो। साद ने उसे हौसला देते हुए कहा और घर पहुंचा। वहां से गाड़ी निकाली और उसके घर आ गया। इफ्रा को गाड़ी मिली हुई थी। मुरवान कहाँ है? खुदा जाने, सुबह से कॉल कर कर के थक गई हूँ। उल्टा मुझ पर बरस पड़ा कि वैसे तो सारा शहर घूमती हो तुम, इसे भी खुद ही ले जाओ डॉक्टर के पास। वो फिर रो पड़ी। ऐसा मुरवान ने कहा? साद को यकीन ना आया। तो और क्या, साद, उसे मेरी बातों पर यकीन ही नहीं आता अब। उसे लगता है मैं बस झूठ बोल रही हूँ उससे हर वक्त। वो बोली। साद बस चुपचाप उसकी सुनता हुआ उसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले आया था। मिरहा को ठंड ही लगी थी। कुछ इंजेक्शंस उसे वहीं लगे। फिर 5 दिन का कोर्स था, टेस्ट अलग से हुए। रात के 9 बज रहे थे जब वो दोनों मिरहा को लेकर वहां से निकले। रोहा को रह रहकर मुरवान पर अफसोस हो रहा था। इस दौरान एक दफा भी उसकी कॉल नहीं आई थी, मतलब वो घर ही नहीं आया था। तो फिर वो कहाँ था? रोहा यही सोचे जा रही थी। साथ, मुरवान के अब्बू के घर जाना है जरा। वो कुछ देर बाद बोली। वहां क्या है अब? साद ने हैरानी से पूछा। तुम चलो तो सही, बस 5 मिनट के लिए, रोहा ने कहा। साद ने चुपचाप गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। रोहा ने मुरवान को कॉल की थी, मुसलसल करती रही, आखिर उसने उठा ही ली। अब क्या तकलीफ है? उसका फाड़ खाने वाला लहजा साद ने भी सुना था। कहाँ हैं आप? रोहा ने पूछा। थोड़ा मसरूफ हूँ, आ रहा हूँ आधे पौने घंटे तक, वो बोला और कॉल काट गया। रोहा नम आंखों से मोबाइल स्क्रीन देखती रह गई। साद ने काशिफ मिर्जा के घर के सामने गाड़ी रोक दी। साद जाओ, थैंक यू, वो उसे कहती हुई नीचे उतरी। रोहा, मैं घर छोड़ आता हूँ तुम्हें, यहाँ किससे मिलना है अब? साद ने नरमी से कहा था। मुझे मरवान के अब्बू से बात करनी है। डोंट वरी साद, कुछ नहीं होता, जाओ, अम्मी परेशान हो रही होंगी। वो उसका बाजू थपथपाते हुए दवाओं वाला शॉपर लेकर आगे बढ़ गई। बैरूनी दरवाजा खुला ही था। वो मिरहा को उठाए अंदर आ गई। साद ने गाड़ी रिवर्स कर ली थी। रोहा जैसे ही लाउंज में दाखिल हुई, यकलख्त ठिठक गई। पूरे लाउंज में हंसी और मुस्कुराहटें बिखरी हुई थी। हर तरफ गुब्बारे, रोशनियां, सामने टेबल पर केक, तहाइफ का अंबार। मुरवान ने अफान को गोद में उठाया हुआ था और अफान उसे केक खिला रहा था। सब उसे देखकर साकित हुए थे। मुरवान को झटका सा लगा था
आज साबित हो गया कि आपके लिए कौन अहम है मुरवान। उसके लहजे से सदमा टपक रहा था। चची देखें, आज मेरा बर्थडे है और मुरवान चाचू ने ये सब खरीद कर दिया मुझे, और सबके लिए गिफ्ट्स भी खरीदे। अफान मुसरत से कहता चला गया। रोहा ने एक जख्मी सी नजर मुरवान पर डाली। रोहा, मेरी बात सुनो। मुरवान उसकी तरफ आया तो वो 2-4 कदम पीछे ले गई। यार, अफान का बर्थडे था तो। रोहा ने उसकी बात काट दी। मुझसे झूठ क्यों बोला? उसका लहजा इंतहाई सर्द था। मेरी बात सुनो। वह भी बोला ही था कि रोहा ने हाथ खड़ा कर दिया। सुबह से तुम्हारी बच्ची को बुखार है मुरवान मिर्जा। सुबह से 6 बार उल्टी की है इसने, और सुबह से 100 बार कॉल कर चुकी हूं मैं तुम्हें कि आ जाओ आ जाओ, और तुम यहां बर्थडे सेलिब्रेशंस में मसरूफ थे। वो सारे आप जनाब भूल गई थी। रोहा यार, सुनो यार, मुरवान ने मुसालत आमेज अंदाज से कहा, लेकिन रोहा की बस हो गई थी। काशिफ मिर्जा भी वहीं थे, और घर वालों के दबाव डालने पर मुरवान ने उन्हें कह दिया था कि रोहा की तबीयत ठीक नहीं है, वरना वो बज़िद थे कि रोहा को लेकर आओ। और अब उसे अपने सामने देख कर भी वो खुशमगी नजरों से मुरवान को देख रहे थे। झूठ क्यों बोला? वो चीख कर बोली। रोहा, क्या हुआ बच्चे? काशिफ मिर्जा आगे को आए। अंकल, आप मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछें कि क्या हुआ है। रोहा की आंखों से आंसू गिरने लग गए। सुबह से मेरी बच्ची को बुखार है, और मैं सुबह से कोई 100 मर्तबा इस आदमी की मिन्नत कर चुकी हूं कि आकर इसे डॉक्टर के पास ले जाओ, और उसने मुंह फाड़ कर मुझे कह दिया कि तुम्हें भी तो सारे शहर का पता है, तुम खुद ले जाओ। रोहा ने चीख कर कहा था। काशिफ मिर्जा ने तासुफ से मुरवान की तरफ देखा। सब पता है मुरवान मुझे, ये खेल किसका रचाया हुआ है। यही कहा गया है ना तुम्हें कि रोहा तो बकवास करती है, हर पल झूठ बोलती है तुमसे। अपनी उंगलियों पर नचा रखा है उसने तुम्हें। तुम ड्राइव कर रहे थे जब मैंने तुम्हें कॉल की थी। मुरवान, तुम उन सबको मार्केट छोड़कर भी घर आ सकते थे। हमें डॉक्टर के पास कितना टाइम लगता? तुम भले ही मेरी बला से 10 बर्थडे पार्टीज अटेंड करते, लेकिन एक मेरी बात मानकर मेरी बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाते। वो रोते हुए कहती चली गई। रोहा, मेरी बात सुनो। मुरवान आगे को आया था। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। वो अपनी पूरी कुव्वत से चीखी। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम्हें सबकी फिक्र है मुरवान। तुम्हारी ये भाभियां जो 24 घंटे तुम्हारा दिमाग भरती रहती हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा अहम है। मैं तुम्हें उंगलियों पर क्या ना चाहूंगी। तुम्हारी भाभियों ने तुम्हें कठपुतली बनाया हुआ है, और तुम मस्त होकर उनके इशारों पर नाच रहे हो। रोहा की आवाज पूरे लाउंज में गूंज रही थी। रोहा, मैं आखिरी बार कहूंगा कि आवाज नीची कर लो। मुरवान का सारा जब्त और बर्दाश्त जवाब दे गया। क्यों करूं मैं आवाज नीची? जब तुमने किया है मुरवान मिर्जा, मैंने नहीं किया। उसने मुरवान की आंखों में आंखें गाड़ कर कहा। घर चलो। मुरवान ने उसका बाजू पकड़ा जो उसने जोर से झटक दिया। घर तो मैं जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी, वो जोर से बोली। तुम्हारी भाभियां हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम पर जान निछावर करने के लिए, तो अब सारी उम्र इन्हीं के चरणों में बैठे रहना। वो गला फाड़ कर बोली थी। आंसू रवानी से बहते जा रहे थे। रोहा, बस बहुत हो गया। मुरवान की बस हो गई। उस पर लगे सारे इल्जामात सच थे, लेकिन वो अपनी मर्दानगी को कैसे झुका देता। वही तो मुरवान, बहुत हो गया। तुम जैसे मर्दों को शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए कि बीवी के नाम पर बस एक लौंडी खरीद लिया करो, बस। और चटाख की आवाज के साथ मुरवान का थप्पड़ उसका गाल रंग गया था। मुरवान! काशिफ मिर्जा ने सख्ती से उसे तंबीही अंदाज में घुरका। चलो घर। मुरवान ने सख्ती से रोहा का बाजू दबोच कर कहा और बाहर निकल गया। मुरवान, खबरदार जो उसे कुछ उल्टा सीधा कहा हो तो। पीछे ही काशिफ मिर्जा ने हाँक लगाई थी। वो बस रोहा को घसीटते हुए बाहर निकल गया। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। रोहा ने तड़क कर उससे अपना बाजू छुड़वाना चाहा। रोहा, मेरा दिमाग मजीद खराब न करना। मैंने थप्पड़ों से मुंह लाल कर देना है अब आवाज निकली तो। उसने शोला बार नजरों से उसकी तरफ देखते हुए बाइक स्टार्ट की थी। चुपचाप बैठ जाओ। मुरवान का इंतहाई सर्द लहजा था। रोहा बैठ ही गई। हवा की रफ्तार से बाइक दौड़ाता हुआ वो उसे घर लेकर आया था। रोहा जल्दी से उतर कर अंदर आई और सोई हुई मिरहा को बिस्तर पर लेटा दिया। फिर उस पर कंबल देकर खामोशी से बाहर निकल आई। मुरवान बाइक खड़ी करके अंदर आया था। क्यों आई थी वहां? मुरवान ने सुलगते हुए लहजे में पूछा। मेरी मर्जी, जहां मर्जी जाऊं। तुमने कह तो दिया था ना कि सारे शहर का पता है मुझे, सारा शहर घूमती रहूं मैं। फिर तुम्हारी बला से मैं जहां मर्जी जाऊं। धोखेबाज इंसान। रोहा का गला फट गया था और मुरवान का दूसरा थप्पड़ उसका गाल रंग गया। एक और बकवास की तो खाल खींच दूंगा। हर वक्त का लड़ाई झगड़ा, हर वक्त का क्लैश,
जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी। वो जोर से चीखा। मेरी भी जिंदगी झंड कर दी तुमने मुरवान मिर्जा, कहीं का नहीं छोड़ा मुझे। आए रोज की जलालत। तुम जैसे घटिया इंसान को बीवी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। रोहा ने गला फाड़ कर कहा था और मुरवान की सारी मर्दानगी खुलकर सामने आ गई। जबान बंद कर लो अपनी, समझी? पता नहीं कौन सा मनहूस वक्त था जो तुमसे शादी कर ली। मुरवान ने उसे बालों से जकड़कर झटका दिया था और फिर घसीटते हुए बेडरूम के साथ वाले कमरे में ले लिया। छोड़ दो मुझे। तुम जैसे बुजदिल इंसान को शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तुम जैसे मर्द बीवी रखना डिजर्व ही नहीं करते हो। हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ। जिंदगी अजीरन कर दी मेरी। रोहा मुसलसल बोल रही थी। मुरवान ने उसे चारपाई पर ला फेंका था। तुम्हारी जबान बंद करवाता हूं मैं। पूरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत दो कौड़ी की करके रख दी तुमने, जलील औरत। बकवास बंद कर लो। मुरवान ने वहशियों की तरह उस पर हमला किया था। बेबसी की इंतहा पर उसकी आंखों से आंसू निकले थे। दो कौड़ी का कर दिया तुमने मुझे, जलील कर दिया मुझे सबके सामने। मुरवान उस पर जानवरों की तरह सवार हो गया था। मुरवान खुदा के लिए, रोहा की सिसकियों का उस पर कोई असर नहीं था। वो बस उसे जेर करके उसकी सिसकियों का गला घोंटकर अपने तौर फातेह बन चुका था।